लिमिटेशन एक्ट कब का है? 1963। क्या कहता है ये देखते हैं, सेक्शन 17 इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? एक्सेप्शंस हैं। किसके एक्सेप्शंस हैं? सेक्शन 3 के। जो मेन सेक्शन था जो कहता था हर वाद, अपील और आवेदन की जो पीछे समय सीमा दे रखी है उसके पश्चात कोई भी व्यक्ति कोर्ट के समक्ष आता है तो कोर्ट की ड्यूटी है उस वाद, अपील, आवेदन को खारिज कर दे, डिसमिस कर दे। परंतु धारा 4 से 24 सेक्शन 4 to 24 में उपबंध प्रावधानों के अंतर्गत सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 4 to 20, उन्हीं में से ये एक सेक्शन है। यानी समय के बाद भी कोर्ट इसे एडमिट कर सकता है। क्यों कर सकता है आइए देखते हैं। आपको कोई भी ऐसी धारा लगी अभी तक अपवादों में कि बिना मतलब ही समय एक्सटेंड किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, है ना? सबके पीछे कोई ना कोई कारण है। आइए देखते हैं यहाँ क्या कारण है। तो रटना नहीं है, हमें समझना है कि सबके पीछे क्या है, रीजन है। उस रीजन तक पहुंचे सब। वेयर इन द केस ऑफ एनी शूट और एप्लीकेशन, ये किस पे लागू है पहले तो ये ध्यान दीजिए, यानी अपील पे ये लागू नहीं है। वाद एवं आवेदन ए और सी, for which a period of limitation is prescribed by this act, A, B, C, D, ये चारों आपको याद करने होंगे। A क्या है? The shoot or application is based upon the fraud of the defendant or respondent or his agent। क्या बोला हिंदी में? वह वाद या आवेदन प्रतिवादी या प्रत्यर्थी या उसके अभिकर्ता के कपट पर आधारित है। उन्होंने क्या किया है? फ्रॉड। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। एक बड़ा दिल्ली का इन्वेस्टर है, वो बीकानेर आए, उन्हें पैसा बहुत कमाते हैं, वो उन्हें इन्वेस्ट करना है, क्लियर। तो बीकानेर के एक ब्रोकर से उन्होंने कांटेक्ट किया और बात की कि भैया मुझे एक ज़मीन दिलानी है। ब्रोकर ने एक ऐसी ज़मीन जो ब्रोकर को आइडिया भी नहीं है किसकी है, या उसे आइडिया था भी मान लीजिए कि सरकार की है या किसी अन्य व्यक्ति की, उसने अपनी बता के सेल कर दी, जबकि थी किसकी? सरकार की थी या किसी अन्य पर्सन। ब्रोकर था ए था, क्लियर। ये दिल्ली का कौन है? इन्वेस्टर है। इसे ज़्यादा पता नहीं है बीकानेर के बारे में, ठीक है। बी ने ऐसी संपत्ति ए को बेच दी जो किसकी है? सरकार की है या फिर किसी अन्य व्यक्ति, यानी बी ने इसके साथ क्या किया है? फ्रॉड किया। ए ने आया बीकानेर एक दिन घूमने, लोकेशन देखी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, पेमेंट दे दिया, सब कर दिया और वापस अपना कहाँ चला गया? दिल्ली चला। इस चीज़ का उसे केस करवाना था। कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है? जिस दिन क्या हुआ? फ्रॉड हुआ, आया ना, उसी दिन मुकदमा कराना था। मान लीजिए इसकी समय सीमा कितनी है? 3 साल। ये वापस बीकानेर आया ही नहीं, झांका ही नहीं। ये आया 5 साल बाद बीकानेर की बाउंड्री करा लेते हैं, अपनी ज़मीन पे खाली पड़ी है, पैसा आ गया है। बाउंड्री कराने गया तो वहाँ सरकार ने धक्के देके निकाल दिया कि ये यहाँ क्या कर रहे हो आप। अब इसे क्या पता लगा है कि मेरे साथ क्या हुआ था? फ्रॉड। अब ये मुकदमा करवाने जाएगा तो फ्रॉड से कितने हो गए? उसका वाद क्या हो गया? टाइम बार्ड हो गया। पर क्या इसकी गलती? सोचिए, ये तो बेचारा एक तो फ्रॉड हुआ और अब इसके लिए मुकदमा भी नहीं करवा पा रहा। समझ रहे हैं बात को? यानी किसी व्यक्ति के साथ क्या हुआ हो? धोखा हुआ। तो कब से टाइम शुरू माना जाएगा? जिस दिन उसके नॉलेज में आए। उसके नॉलेज में इस दिन आया, इसके बाद से उसका जो भी टाइम पीरियड है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 12 साल, वो कब से स्टार्ट होगा? नॉलेज में आने के बाद से। क्लियर? कारण समझ पा रहे हैं? पक्का? चलिए और एग्जांपल दूं या सफिशिएंट है? वेरी गुड। कुल मिला के किसी व्यक्ति के साथ क्या किया गया है? फ्रॉड किया गया है। तो भाई वो कब मुकदमा कराएगा? जब फ्रॉड एक ऐसी चीज है जो नॉलेज में होके नहीं हो सकती। पता है या नहीं? फ्रॉड का अर्थ ही क्या है? नॉलेज में नहीं था। मैंने आपको कहा आप कोई एंटीक का काम करते हैं कि कोई मस्त सी चीज़ दिखाओ, आपने कह दिया कोई ये 500 साल पुराना है, ये करके मेरे को चूना लगा के बेच दिया।
मेरे घर पड़ा है। कुछ दिनों बाद, साल भर बाद कोई एक बढ़िया आदमी आया, मैंने कहा, बाहर पड़ा ही था ड्राइंग रूम में, उसने देखा ये क्या है, ये सर 500 साल पुराने महाराजा उनका ये है। वो क्या साढ़े नकली है ये, तो नॉलेजेबल आदमी था। तो पता लगा, तब से आपको क्या मिलेगा, समय मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? इतनी सी ये बात कहता। एक चीज़ और, अपने से एक मिस्टेक हो गई थी। आर्टिकल जो अपन ने 114 से लेके 137 पढ़े थे, उनमें आर्टिकल 114 पढ़ा था अपन ने, क्या था? अपील फ्रॉम एक्विटल। यहाँ सेक्शन कौन सा दे रखा था? 417 का 1, 2 और 417 का 3। उसमें हमने जो धारा अभी की पढ़ी वो 474 के हिसाब से, 478 के हिसाब से पढ़ ली, 474 के हिसाब से पढ़ ली, अपील फ्रॉम अपने। जबकि वो धारा कौन सी है? तो ये थोड़ा सा कर लेना वहाँ पे, जिन्होंने भी 374 लिखा है वो 374 नहीं है, वो 378। 374 तो अपील फ्रॉम कन्विक्शन है ना? वो नाम चेंज कर लेना। जिन्होंने भी अभी के समय की धारा लिखी है, हमने कौन सी लिख दी थी? 374 लिख दी थी, जबकि अपील फ्रॉम एक्विटल कौन सी में है? 378 में। क्लियर? चलिए, सेकेंड वन इज the knowledge of the right or title on which a suit or application is founded is concealed by a fraud of any such person as aforesaid। आपको हो सकता है सब समान लगे, पर कोई भी समान नहीं है, सब अलग अलग है। पहले में क्या था? आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो जिस दिन फ्रॉड की जानकारी मिलेगी तब से क्या शुरू होगा? समय काउंटिंग शुरू होगा। सेकंड, आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, फ्रॉड से आपको जो राइट है उन्हें ही छुपा लिया गया है, आपको पता ही नहीं है कि मेरा ऐसा कोई राइट बन रहा है। मान लीजिए कोई एक्स नाम का व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। क्लियर? एक मकान है तिलक नगर में, एक जेएनवी में है, ये जेएनवी का मकान है, ये तिलक नगर का मकान, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। एक्स भाई साहब एक्सपायर हो गए, इनके एक बच्चा है बी नाम का। क्या नाम का? बी नाम का। बच्चा जो है वो अभी 17 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी इसका कौन अपॉइंट होता है? लीगल गार्जियन। कौन अपॉइंट होता है? जो कि 21 वर्ष की आयु तक रहता है। कोर्ट से जो भी लीगल गार्जियन अपॉइंट होता है तब आप माइनर माने जाते हो। कब तक? 21 वर्ष। नॉर्मली आपकी माइनॉरिटी कब खत्म हो जाती है? 18 वर्ष। पर कोर्ट जब आपका लीगल गार्जियन अपॉइंट करता है तो माइनॉरिटी कब खत्म होती है? 21। ये प्रॉपर्टी एक बार लीगल गार्जियन यानी आपके चाचा जी को मिली। ठीक है? चाचा जी ने कभी भी, आप जब 21 वर्ष के हुए उसके बाद कभी भी आपको बताया ही नहीं कि आपकी जेएनवी में भी कोई प्रॉपर्टी है क्या। आप जहाँ रह रहे थे केवल कहा यही तेरी प्रॉपर्टी है, यानी आपको कभी आपके अधिकारों की भनक ही नहीं लगी। ऐसा बहुत बार होता है। ये तो चलो ब्रॉड एग्जाम्पल हो गया, एकदम नॉर्मल लेते हैं। एक कोई मान लीजिए डोकरो है, घनी संपत्ति इकट्ठी करी, अब मरने वाला है। मरते वक्त जो भी पास होता है उसे बता देता है यहाँ मैंने छुपा के रखा हुआ है। हाँ या ना? वो हिसाब से तो उसके जितने भी बच्चे हैं सब में बंटनी चाहिए प्रॉपर्टी। हाँ या ना? पर जिसे बोला वो चुपचाप ही क्या करता है कि किसी को पता तो है नहीं, सारी की सारी मैं ही क्या कर लूँ? गबन कर लूँ। तो यानी आपका भी उस प्रॉपर्टी में क्या है जो डोकरे ने बताई? राइट था, पर उस राइट की जानकारी ही आपसे छुपा ली गई बाय द वे ऑफ फ्रॉड। समझ रहे हैं? तो आपको जिस दिन, आज से 10 साल बाद पता लगता है कि डोकरा मरते वक्त इसे, क्योंकि साल 2 साल तो वो गरीबों की तरह रहा, बाद में वो अपने रंग दिखाने, जो भी डोकरे ने सोना चांदी छुपाया और बताया था उस हिसाब से रंग दिखाने चालू कर दिए। धीरे धीरे पता चला कि उसको डोकरे ने कोई प्रॉपर्टी बताई थी। जिस दिन आपको अपने राइट का पता चलेगा उस दिन से आपकी समय सीमा शुरू होगी। यानी मान लीजिए जो दादाजी थे उनकी डेथ कब हुई? डेथ हुई उसी दिन उन्होंने क्या बताया? दूसरे जो भी पास में दो बेटे थे इनके, एक्स और वाई, एक्स को इन्होंने बताया कि एक प्रॉपर्टी है यहाँ पड़ी है। उसी दिन वाई का भी हक बन जाता है, वाई को भी उसी दिन क्लेम कर देना चाहिए था, परंतु वाई को ये राइट अपना पता ही नहीं। एक्स ये बात छुपा के रखता है कि दादाजी ने कोई प्रॉपर्टी मुझे बताई। कब तक छुपा के रखता है? मान लीजिए यहाँ तक
यहां वाई को पता लगता है कि दादाजी कोई प्रॉपर्टी एक्स को बता के गए थे जिसमें मेरा भी राइट बनता है। यहां मुकदमा करवाने जाएगा तो लिमिटेशन तो क्या हो चुकी है? नहीं, यहां फिर इन्होंने क्या बोला कि जिस दिन आपको नॉलेज होगा आपके राइट का, उस दिन से आपको समय सीमा जो भी मिलनी थी 1 साल 2 साल 3 साल 12 साल वो तब से मिलेगी। क्लियर? हाँ, नॉलेज। फ्रॉड का सिस्टम ही ये है कि फ्रॉड नॉलेज में नहीं हो सकता, ज्ञान में है। मुझे पता है ये बेवकूफ़ बना रहा है तो फिर मैं बन रहा हूँ, फिर मेरे साथ धोखा हुआ नहीं है। धोखा क्या होता है? जब आपको सामने वाले पे विश्वास हो तभी धोखा होता है। मेरे को विश्वास ही नहीं है तो क्या ये धोखा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट क्या था? आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है? आपके साथ क्या हुआ है? फ्रॉड। आपको बेवकूफ़ बना के सोना बता के कोई नकली पीतल की चीज़ चेप दी किसी ने, तो जिस दिन पता लगेगा उस दिन से टाइम शुरू होगा, है ना? जबकि हालांकि होना कब से शुरू होना चाहिए? जिस दिन आपको दिया। परंतु ये कह रहा है नहीं, आपको चूंकि ज्ञान ही नहीं था कि भाई साहब वो चीज़ जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो जिस दिन फ्रॉड का ज्ञान हुआ तब से आप क्या कर सकते हो? मुकदमा लिमिटेशन मिलेगी। क्लियर? सेकंड वन इज आपका जो अधिकार है उसी को छुपा लिया गया। आपके क्या कर लिया गया? अधिकार को ही फ्रॉड द्वारा छुपा। और ये आए दिन होने वाली चीज़ें हैं, आप इसे थोड़ा सा फील करोगे तो समझ आएगा। बहुत सारे लोग हैं और ये साधारणतः डेथ पे तो हर घर में होता है। सामने दूसरे लोगों को पता ही नहीं लगता कि हाँ भाई साहब इसके पास क्या क्या था, आपने फ्रॉड से राइट को छुपा लिया, है ना? तीसरा, वह वाद या आवेदन किसी भूल के परिणाम से मुक्ति के लिए है। आपसे क्या हो गई? गलती हो गई, गलती से कोई कार्य किया आपने और गलती से आप मुक्ति पाना चाहते हैं। इधर देखिए, एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए हम दो पक्के दोस्त कहीं पे घूमने गए। मान लीजिए एक हमने कार रेंट पे ली, ठीक है? उसका रेंट आया 40,000 रुपीज़। क्लियर? हम घूम के आ गए, मैंने भी उसे पैसा दे दिया। उससे पूछा कितना हुआ? 40,000। मैंने भी दे दिया और उसने भी दे दिया। देना कितना था? एक ही व्यक्ति को देना। दे कितना दिया गया? 80,000 रुपये। हम दोनों ने एक दूसरे से इस बारे में बात भी नहीं। वो 40,000 लेने का राइट कब बनता है मेरा? जिस दिन मैंने 40,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए, उसी दिन से कॉज ऑफ एक्शन तो शुरू हो गया वापस लेने का। परंतु हमने कभी दोस्तों ने डिस्कस ही नहीं किया इस बारे में कि भाई उसने दे दिए, उसने दे दिए, मैंने दे दिए, मैंने दे दिए। दोनों ये सोच रहे थे एक ही बात है, मैंने दे दिए। कुछ दिनों बाद ऐसे ही बात चलती है तो एक आदमी कहता है कि भाई साहब वो 40,000 रुपये मेरे दिए हुए हैं, तो दूसरा कहता है मैंने भी। राइट, मिस्टेक थी, भूल थी। पता कब चला? ठीक है। अब मैं केस करने जाऊं तो लिमिटेशन तो क्या हो चुकी है? हिसाब से तो सेक्शन 3 के हिसाब से तो सुना ही नहीं जाना चाहिए, पर असलियत के अंदर चूंकि मुझे अपनी मिस्टेक का पता ही अब लगा है, तो जिस दिन मिस्टेक का पता लगा, फ्रॉड नहीं किया उसने, लेकिन आपको भूल का तो नहीं पता ही। मिस्टेक का जिस दिन पता लगा उस दिन से समय सीमा शुरू होगी। क्लियर? बहुत बार होता है, आप लोगों के साथ सोच के देखिए, एक दुकान पे गए, आपने फोन पे किया, वो प्रोसेसिंग में आ गया, ठीक है, फिर वो तो सामान तभी देगा जब आप पेमेंट करोगे, तो प्रोसेसिंग से तो देने नहीं वाला। थोड़ी देर बाद आपने फिर से पेमेंट कर दिया, वो सक्सेस हो गया। आप घर आ गए, आराम से भूल गए बातों को, ठीक है, फ्री बैठे हो, 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ी, आपने कहा खाते में पड़े, ट्रांसफर करता हूँ, ट्रांसफर किए तो पता लगा वहाँ डबल पेमेंट हो चुका है। आपको जब पता लगा तभी से तो आपकी लिमिटेशन स्टार्ट होनी चाहिए, आया ना? मान लीजिए आपको लिमिटेशन के बाद पता लगा तो आप क्या करेंगे? हो गई ना गलती। पैसों का वाद 3 वर्ष में ला सकते हैं। मान लीजिए आपका 1 साल ऐसे ही निकल गया पता लगने से, तो आपकी गलती से निकला क्या? हो नहीं, भूल हुई है,
भूल से सुधार के लिए कोई भी मुकदमा लाओगे तो जिस दिन भूल का ज्ञान हुआ, यानी जिस दिन पता लग गया आपको कि पेमेंट क्या हो गया था, दोहरा हो गया था, उस दिन से आपको आपकी लिमिटेशन मिलेगी। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज आपके साथ क्या हुआ है, फ्रॉड। तो जिस दिन फ्रॉड का पता लगेगा उसी दिन से मुकदमा करेंगे। सेकेंड वन इज आपका किसी प्रॉपर्टी में आपका राइट बनता भी है क्या, यही आपको पता नहीं है। मान लीजिए आपके दादाजी को पता था औलाद काम की नहीं है, तो सीधे ही पोते के नाम जमीनें करवा दी, पोते को ही दे दी। ये बात आपको पता ही नहीं चलने दी पिताजी ने, पिताजी उन्हें बेच बेच के खा रहे हैं। तो जिस दिन आपको पता लगेगा तभी से तो मुकदमा लाने का समय सीमा शुरू होगी। पता ही नहीं है तो मुकदमा लाऊंगा कैसे? अरे भाई आप कह रहे हो विधि सोए हुए लोगों की सहायता नहीं करती, यही तो बात थी। मुझे मेरा अधिकार पता होगा तभी तो जागूंगा। मुझे जब पता ही नहीं है तो मैं कैसे जाग जाऊं? हाँ, एक प्रॉपर्टी मेरे सामने पड़ी है, जब मुझे ये पता ही नहीं है मेरी ही है क्या, जागने का फायदा है ना? डालिएगा जेब में। चलिए कहाँ थे हम? मिस्टेक से बचने के लिए है तो भी। क्लियर? जी सर। अगला लास्ट, वेयर एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश द राइट ऑफ द प्लेंटिव और एप्लीकेंट हैज फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड फ्रॉम हिम। यहाँ क्या है, आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है पहला, ना ही आपके अधिकार फ्रॉड से छुपाए गए हैं, ना ही गलती हुई आपसे। हुआ क्या है, आपको सब पता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, परंतु इस प्रॉपर्टी के क्लेम को कोर्ट में साबित करने के लिए जो कागज है वो इन्होंने रख रखे, या मुझे पता ही नहीं कागज है किसके पास। तो जब तक मुझे यह ज्ञात नहीं हो जाता, या जब तक वो कागज पानड़े प्राप्त करने का मेरे पास कोई ना कोई तरीका नहीं आ जाता, तब तक मेरा समय शुरू नहीं। क्योंकि मैं अगर मुकदमा लाने जाऊं कोर्ट में तो क्या लेके जाऊंगा? मैं कहूँ ये जमीन मेरी है तो सबूत लेके जाने पड़ेंगे या नहीं? तो जब तक मेरे पास वो कागज नहीं आ जाते या कागज प्राप्त करने का कोई स्रोत नहीं आ जाता, तब तक मेरा समय शुरू नहीं। क्लियर? हालांकि आप सेकेंडरी एविडेंस से भी वाद ला सकते हो, पर ठीक है, फोटोकॉपी वगैरह से भी ला सकते हो अगर सामने वाले के पास है नोटिस दे के। सर पर एक बार टाइम शुरू हो गया उसके बाद किसी ने कागज छुपा ली, उसके बाद नहीं रुकेगा। एक बार समय शुरू, उसका कोई अपवाद नहीं है इस धरती पे। वो जो एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक है, समय शुरू मतलब शुरू, उसके बाद भले कुछ ही हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस पढ़ता हूँ चारों, किसी नहीं समझ आया हो तो पूछ सकते हैं। पहला, जहाँ की किसी ऐसे वाद या आवेदन के मामले में जिसके लिए सदनियम द्वारा कोई परिसीमा काल विहित है, वह वाद या आवेदन प्रतिवादी या प्रत्यक्षी या उसके अभिकर्ता के कपट पर आधारित। तो फर्स्ट क्या है, केस इज बेस्ड अपॉन फ्रॉड। आप जो केस कर रहे हैं वो कपट का ही कर रहे हैं। मेरे साथ क्या किया गया, धोखा किया गया है सर मेरे साथ, मेरे को बताया कुछ और, बेच कुछ और दिया। तो ये क्या हुआ सर, मेरे को सैंपल कुछ और दिखाए थे, सेल कुछ और किया। सर मेरे को कहा कि मैं जो मकान बना के दूंगा उसमें आपकी ये सीमेंट यूज़ करूंगा, इस ग्रेड की करूंगा, और करी कोई और। तो जिस दिन पता लगेगा, आज मैंने मकान बनाया तो आज खोद के देखने से थोड़ी पता लगेगा, मैं खोदूंगा थोड़ी उसे। वो साल 2 साल में वो जब गिरने लगा मकान, जब सीमेंट और पपड़ियाँ उतरने लगी, तब समझ आया कि यहाँ क्या लगाया, नकली लगाया। फिर मैंने जांच करवाई तो पता लगा इसमें एकदम कचरा ग्रेड की जो सीमेंट होती है वो लगाई। तो जिस दिन पता लगा तभी से तो समय शुरू होगा मेरा, या मकान बनने से ही हो जाएगा? होना तो कब से चाहिए, जिस दिन गलत काम किया मकान बनने से, यानी नकली सीमेंट लगाने से। परंतु ये कह रहा है कि जब अगले आदमी को नॉलेज ही नहीं है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो वो मुकदमा लाएगा कैसे? तो मुकदमा कब लाएगा, जब उसे पता लगेगा कि उसके साथ क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है। क्लियर? आप गए दिल्ली बढ़िया घूमने, एक आदमी मिला कि सर आईफोन ले लो 20,000 रुपये में, 40,000 रुपये में। आपने कहा बढ़िया काम है, आपने खरीद लिया, घर लाए, चलाया। आपको तो गूंगों पता था नहीं, एंड्रॉयड चलाया हुआ, साल भर यूज़ किया आराम से, ठीक है बढ़िया, ऐसा ही होता होगा। फिर कोई फ्रेंड था, मित्र है, उसको दिखाया, देख। उसने देखा, ओ नकली कहाँ से लाया रहे, सरोजनी मार्केट, गफ्फार मार्केट।
तो पता लगा ये क्या है, नकली। जिस दिन नकली का पता लगा उसी दिन से समय शुरू होगा। क्लियर? क्यों सर? जब मुझे ज्ञान ही नहीं तो मैं अपने अधिकारों का उपयोग करूंगा कैसे? क्लियर? फर्स्ट वन। सेकंड वन इज राइट छुपा लिया, फ्रॉड। कंसील कर लिया गया। आपका उस प्रॉपर्टी में कोई राइट भी है क्या? इसी को छुपा लिया गया। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपको पता ही नहीं चला। जैसे मैं अभी शादी में जाके आया था, एक है ना, मेरी मासी सा की थी, उन्होंने मेरे को देने के लिए मम्मा को पैसे दिए, मम्मा ने बताई नहीं। सोच के देखिए, जब बताएंगे तभी तो मेरा राइट अराइज होगा, तभी तो मैं मांगूंगा। जब मुझे पता ही नहीं कि ऐसा कुछ है तो मैं मांगू किससे? समझ रहे हैं? एकदम लॉजिकल बात है कि बिना आपको पता हुए आप कोई चीज मांग नहीं सकते। मेरा राइट ही मुझसे क्या कर लिया गया? कंसील। तो जिस दिन राइट पता चलेगा उस दिन से मेरी समय सीमा स्टार्ट हुई। क्लियर? थर्ड वन, मिस्टेक। आपसे क्या हुई है? भूल। इन तीनों चारों चीजों का अर्थ समझिए आप, यानी इन सभी में आपको तीनों में ज्ञान ही नहीं है, अपने अधिकार के बारे में पता नहीं। जब पता होगा तभी तो विजिलेंट होऊंगा मैं। फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड का मतलब ही क्या? आपको बेवकूफ बनाए। तो जब आपको समझ आएगी, जब पता लगेगा तब। कंसील यानी छुपा लिया गया, यानी जब पता लगेगा तब। मिस्टेक यानी भूल, भूल यानी गलती। पता होता तो वो गलती थोड़ी होती। गलती क्या होती है? भूल से जो हुआ है ना, तो वो मतलब आपको हकीकत सही चीज पता नहीं थी। तो जब पता लगेगा तभी से आपका समय शुरू होगा। और लास्ट वन इज, यहाँ क्या कंसील किया था? आपका राइट और इंटरेस्ट। और यहाँ क्या कंसील कर रहे हैं? वो डॉक्यूमेंट कंसील कर रहे हैं जिनके बेस पे क्या लाना है आपको? आपको अपना राइट तो पता है, पर जिन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे उस राइट को आप कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं वो डॉक्यूमेंट आपके हाथ में नहीं। क्लियर? तो जिस दिन प्रथम बार आपके हाथ में वो डॉक्यूमेंट आने की संभावना आ गई है, अब आप नहीं ले रहे हैं तो बात अलग है, समय उस दिन से शुरू हो। यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ तो सिर्फ ये चार बातें लिखी है। समय रुका रहेगा, चलेगा, ये अगले पैरा में लिखा है। मैंने तो पहले ही बोल दिया है ना, पर लिखा कब है? अगले पे। तो ये चारों चीजें पता लगी, एग्जाम में लिख पाओगे? लिखनी है सही से, है ना? ये सिर्फ 4 पॉइंट मत लिख देना। वापस पढ़ रहा हूँ। ए, द शूट और एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन द फ्रॉड ऑफ द डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट और हिज एजेंट फर्स्ट। सेकंड, द नॉलेज ऑफ द राइट और टाइटल on which a suit or application is founded is concealed by fraud of any such person. Third, the suit or application is for relief from consequences of mistake. Fourth, where document necessary to establish the right of the plaintiff or applicant has been fraudulently concealed by him. अब लिखा है बात, the period of limitation shall not begin to run. लिमिटेशन का पीरियड शुरू नहीं होगा। कब तक? Until the plaintiff or applicant has discovered the fraud. इन दोनों में क्या हो रहा है? फ्रॉड हो रहा है। और यहाँ क्या हो रही है? ठीक। Or could with reasonable diligence have discovered it, or in the case of concealed document, अब इस केस में है ना, इनमें जब पता लग गया है या ड्यू डिलिजेंस से आप सम्यक तत्परता रखते तो पता लग जाता। एकदम ही बेवकूफ आदमी है कोई, हमारी गारंटी नहीं। फिर ऐसा नहीं है कि सर मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। अरे बाबा तेरे आंखों के सामने है, क्यों नहीं ध्यान दिया? अब कोई आपको गाड़ी बेच के गया और कह के गया कि मैं आपको जीप रेंगलर दे रहा हूं और बदले में दे गया थार, तो इतनी बुद्धि तो आप में है नहीं है ना, तो फिर आपका टाइम रुकेगा भी नहीं। इतना कोर्ट आपका लॉ आपका समर्थन नहीं। या तो आपको फ्रॉड पता लग गया या सम्यक तत्परता, थोड़ा क्रेता सावधान, आपने वर्ड सुना होगा कैविएट एम्प्टर, है ना, तो आपकी जिम्मेदारी बन। जिस दिन आप सम्यक तत्परता से पता कर सकते थे उसी दिन से समय शुरू हो जाए, भले ही नहीं पता चला हो। आपकी बेवकूफ़ी का हमारे पास कोई क्या नहीं है, इलाज नहीं है। क्लियर? सामने दिख रही है चीज, सर मेरे को पता नहीं था, नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा। क्लियर? और कंसील्ड डॉक्यूमेंट की दशा में जिस दिन, इन दोनों की दशा तो बता दी, क्या बोला? तीनों की बता दी। जिस दिन पता चला, फ्रॉड की दशा में जिस दिन, ये देखो ना ऊपर लिखा है, हैज डिस्कवर्ड द फ्रॉड,
क्या कर लिया है? जिस दिन डिस्कवर, यानी फ्रॉड का पता चला। फूल का भी बता। और मिस्टेक डिस्कवर, यानी कुल मिला के दोनों में क्या लिखा है? नॉलेज लिखा है ना। और वे डिड रीजनेबल डिसीजन है डिस्कवर्ड इट, पता कर सकते थे, पता नहीं किया, पर थोड़े से भी ध्यान देते तो पता चलता। और इन केस ऑफ कंसील्ड डॉक्यूमेंट, फोर्थ पॉइंट के बारे में क्या लिखा है? अंटिल द प्लेंटी और एप्लीकेंट फर्स्ट हैड द मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द कंसील्ड डॉक्यूमेंट। आपके पास क्या हो गया है? जब भी पहली बार आपके पास वो साधन आए जिनसे आप क्या ले सकते थे? डॉक्यूमेंट वापस ले सकते थे, या उन डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवा सकते थे, सामने वाले कंपेल कर सकते थे, उसी दिन से आपका समय चलना शुरू होगा। क्लियर? फ्रॉड की दशा में जिस दिन फ्रॉड का पता चले, मिस्टेक की दशा में जिस दिन मिस्टेक का पता चले, और कंसील्ड डॉक्यूमेंट की दशा में जिस दिन फर्स्ट टाइम आपको वह साधन मिल गए जिनसे वो डॉक्यूमेंट आप रिकवर कर सकते हो, तब से। क्लियर? ये था मेन सेक्शन। आगे एक छोटी सी बात है जिसके लिए लंबा चौड़ा लिखा है, पहले तो यहां तक सब समझ गए तो बताओ, पक्का? ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है? हुआ क्या? देखिए, आपको, ये आपकी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ये आपको बेवकूफ बना के किसी ने क्या कर ली? परचेज कर ली, ठीक है। ये आपका राइट था किसी प्रॉपर्टी में, ठीक है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, जेएनवी का आपका प्लॉट है, वो आपको पता ही नहीं था कि वो आपका है, और चाचा जी ने किसी को बेच दिया। जड नाम के व्यक्ति को क्या कर दिया? सेल। जड नाम के व्यक्ति ने, ये कौन है? बोनाफाइड परचेजर, एक वर्ड है। बोनाफाइड परचेजर कौन होता है? जो विदाउट इस धांधली के नोटिस, जिसे लगता था कि चाचा जी ही असली ओनर है। बोनाफाइड परचेजर कौन होगा? जिसे इस बात का पता नहीं था कि वास्तव में भतीजा ओनर है और चाचा जी बेवकूफ बना के क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। यानी इसे इस बात का पता नहीं था। इसको तो क्या लगता है? चाचा जी असली ओनर थे। प्लस कंसिडरेशन, नो नोटिस। नो नोटिस मतलब उस बात का पता नहीं है उसे, और दूसरा पैसा दे के इसने खरीदा है। फ्री में आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चाचा जी ने क्या किया? ट्रांसफर कर दो, उस किसी और के हाथ चला जाएगा, भतीजा मांग नहीं पाएगा। फ्री नहीं, पैसा दे के लिया है, और इस पूरे ट्रांजैक्शन का उसे पता नहीं था, तो इस प्रॉपर्टी में इसका राइट भतीजे से ज्यादा हो जाएगा। क्यों? ये कौन है? ये ध्यान रखना, लॉ के अंदर बोनाफाइड परचेजर को बहुत अच्छी प्रिविलेज दी गई। तो सर ये भतीजे के तो गले में आ गई, इसकी प्रॉपर्टी चाचा जी ने क्या कर दी? बेच दी। कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट तो प्रॉपर्टी किसे देगा? अगर इसे नोटिस नहीं था और कंसिडरेशन दिया था तो जज को ही देगा। भतीजे को राइट देंगे इससे क्या करने का? पैसा लेने। भतीजा केवल अब क्या कर सकता है? प्रॉपर्टी तो क्योंकि इसने क्या कर दी? किसी को सेल कर दी, पर इससे भतीजा क्या ले सकता है? पैसा ले सकता है ना। No one can transfer better title than he himself have। मतलब कोई भी व्यक्ति जितना हित खुद रखता है उससे बेहतर हित किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये कुर्सी अगर मेरी है तो मैं आपको बेच सकता हूँ। ये कुर्सी है ही कपिल जी की और मैं आपको बेच रहा हूँ, तो मेरे पास जो इंटरेस्ट है क्या है? कुछ भी नहीं। तो आपको क्या मिलेगा? जो मेरे पास है उससे बेहतर कोई चीज़ दे सकता हूँ क्या आपको? नहीं समझ रहे। इस प्रॉपर्टी है, मान लीजिए इसमें मेरा आधा हिस्सा है, ऐसा मानिए, तो मैं क्या आपको ये पूरी प्रॉपर्टी बेच सकता हूँ क्या? ज़्यादा से ज़्यादा क्या बेच सकता हूँ? उससे कम तो बेच दे ही सकता हूँ, पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकता हूँ? तो कोई भी व्यक्ति उससे ज़्यादा हित किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकता जितना उसके खुद के पास है। उसका ही अपवाद है ये बोनाफाइड परचेजर। यहाँ इसके पास हित क्या है? चाचा जी के पास कुछ भी नहीं, पर फिर भी ये इसे दे रहा है, और अपने से अच्छा हित। चाचा जी का तो हित क्या था? कुछ भी नहीं, पर अब जेड क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट ऑनर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जेड कौन है? इसमें जो प्रोवाइडेड दे रखा है उसमें यही बात बता रखी है कि कोई भी ये जो भतीजा है ना, इस धारा की कोई भी बात भतीजे को जड़ से आफ्टर लिमिटेशन पैसा रिकवर करने वाली, ये प्रॉपर्टी रिकवर करने का वाद लाने के लिए सक्षम बनाने वाली नहीं समझ। यानी भतीजा अगर जेड पे वाद लाना चाहता है तो कोई लिमिटेशन बढ़ेगी नहीं। आइए प्रोवाइडेड पढ़ते हैं क्या लिखा है।
प्रोवाइडेड दैट, इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है, धारा 17 में है इसलिए पढ़ रहे हैं। धारा 17 खुद बहुत इंपॉर्टेंट है ना। धारा 17 के जो ABCD आपने पढ़े वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये तो लग रहा है मोटा चौड़ा, पर एक ही बात लिखी है कि आप किस पे केस नहीं कर पाओगे, आफ्टर लिमिटेशन। इसमें लिमिटेशन बढ़ेगी नहीं। Provided that nothing in this section shall enable any suit to be instituted or application to be made to recover or enforce any charge against or set aside any transaction affecting any property। क्या बोल रहा है? Provided that nothing in this section shall enable, कोई वाद नहीं ला पाओगे आप इस सेक्शन के कारण, ना ही कोई एप्लीकेशन कर पाओगे। किस लिए? वो प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए या कोई राइट लेने के लिए या सेट असाइड ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन खत्म कर दो, ऐसा कोई सूट नहीं ला पाओगे। कब नहीं ला पाओगे? एग्जांपल मैंने दे दिया। इन केस ऑफ फ्रॉड, आपके साथ क्या हुआ है? फ्रॉड। तब हैज बीन परचेज्ड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, पहले ही लिख चुके हैं हम ये बात। ये प्रॉपर्टी किसी ने क्या ले ली है? वैल्यूएबल कंसिडरेशन देके, और किस उसे नोटिस था कि इसका कि चाचा जी ऑनर नहीं है, तो इस बात को भी लिखा इसने। बाय ए पर्सन हु वाज नॉट ए पार्टी टू द फ्रॉड, किसने ली है? जो फ्रॉड का पक्षकार नहीं था, प्लस and did not at the time of purchase know or have reason to believe that any fraud had been committed। यही लिखा है हमने। बोनाफाइड परचेजर का अर्थ ही क्या होता है? जिसे इस ट्रांजैक्शन का पता नहीं हो, जिसे नहीं पता था चाचा जी नकली आदमी है, चाचा जी ऑनर नहीं है, प्लस उसने क्या खरीदा? पैसा देके खरीदा। तो इसके विरुद्ध आप केस नहीं ला पाओगे धारा 17 के कारण। क्लियर? चाचा जी से तो लेंगे ही, अगले ने गलती मेरी प्रॉपर्टी बेच दी साढ़े ने, है ना। हिसाब से तो ये भी मिलना चाहिए। देखिए हिसाब से क्या होना चाहिए? इससे भी लेना चाहिए। पर फिर वही बात निश्चितता वाली जो हम बात करते हैं, यहां देखिए ज्यादा गलती किसकी है? जेड की। चाचा तो है ही, चाचा तो सबसे फ्रॉड है। इन दोनों में कोर्ट को देखना है ना, लॉ को किसे देखना है? प्रॉपर्टी भतीजे को दिलाए या जेड को दिलाएं, पैसा तो दोनों को ही मिल सकता है। गलती चाचा जी ने की है, प्रॉपर्टी इसे मिलेगी तो पैसा इसे दे देंगे, प्रॉपर्टी इसे मिलेगी तो पैसा इसका इसे वापस दे देंगे। पर इन दोनों में गलत सोचिए, आप आराम से बैठोगे तो समझ आएगा। प्रॉपर्टी आप कहोगे सर भतीजे की थी, भतीजे को मिलनी चाहिए वापस, है ना, ऐसा दिमाग काम करता होगा, क्यों नहीं केस कर सकता ये। परंतु लॉ यहाँ देखते हैं इन दोनों में ज्यादा गलती किसकी? क्यों? सजग लोगों की मदद करती है। वेरी गुड। विधि जागरूक लोगों की। आपको अपने राइट का ही पता नहीं है, धूल खा रहे हो आप। इसमें गलत कौन? थोड़ा बहुत है तो ये तो बेचारे ने क्या किया, ना तो इसे पता था कि ऐसा कुछ गलत काम हो रहा है, ड्यू डिलिजेंस से पता भी किया इसने और पैसा भी दिया है। इसके साथ गलत मत करो, है ना। इसलिए बोनाफाइड परचेजर को क्या करते हैं? साधारणतः प्रोटेक्ट करते हैं। इसका आपको और एक एग्जांपल दो। आपने कॉन्ट्रैक्ट कभी गलती से पढ़ा है क्या? आपको धोखा देके कोई ने प्रॉपर्टी ले ली, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ले ली, मिस रिप्रेजेंटेशन से ले ली और आगे बेच दी, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवा सकते हो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड करवा सकते हो। आपके वॉइड करवाने से पहले अगर वो प्रॉपर्टी बिक गई है तो आप कॉन्ट्रैक्ट भले ही वॉइड कराओ, आपको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलना अगर किसी ने बोनाफाइड परचेजर ने उसे खरीद लिया है। ये आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बातें लिखी हुई है, जब आप पढ़ोगे। चलें आगे। ऐसा ही अगले दो पॉइंट है, पढ़ लो। इन द केस ऑफ मिस्टेक हैज बीन परचेज फॉर, वही बात, कैसे खरीदी गई है? पैसा देके, वैल्यूएबल कंसिडरेशन, सब्सिक्वेंटली टू द ट्रांजैक्शन इन विच द मिस्टेक वाज मेड बाय ए पर्सन हु डिड नॉट नो। यानी दो ही चीजें तो है भाई, लैंग्वेज में कर दी। असली चीज तो क्या है? ये क्या कहना चाह रहा है? बोनाफाइड परचेजर के खिलाफ केस नहीं करोगे, इतनी तो बात है। अब ये घुमा फिरा के भले ही 10 बातें बोले, वैल्यूएबल कंसिडरेशन, फिर वही बात कि उसे नोटिस नहीं था, डज नॉट नो, यही तो लिखा है। हु डिड नॉट नो और हैव रीजन टू बिलीव दैट मिस्टेक हैज बीन मेड। कुल मिला के इन दो बातों का अर्थ क्या होता है? सद्भावपूर्ण क्रेता, बोनाफाइड परचेजर। इतनी बात। थर्ड वन इज फिर इन द केस ऑफ कंसील्ड डॉक्यूमेंट। किसी दिमाग में आ रहा है क्या सर वहां तो 4 पॉइंट थे, यहाँ 3 ही क्या है?
जो फ्रॉड वाला है ना उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मिस्टेक का सेकंड हो गया और वो कंसील्ड डॉक्यूमेंट का थर्ड हो गया। इन द केस ऑफ कंसील्ड डॉक्यूमेंट हैज बीन परचेज फॉर, वही बात, वैल्यूएबल कंसिडरेशन बाय ए पर्सन हु आर नॉट ए पार्टी टू कंसीलमेंट एंड डिड नॉट एट द टाइम ऑफ परचेज नो और हैव रीजन टू बिलीव। सेम ही बात है, कोई अंतर है क्या? कहना क्या चाह रहा है? बोनाफाइड परचेजर के विरुद्ध आप मुकदमा, सेक्शन 17 के कारण ऐसा आपको राइट नहीं मिलेगा कि आप बोनाफाइड परचेजर के विरुद्ध मुकदमा करो। सिंपल सॉर्टेड लाइफ है, क्लियर। सेकंड, ऐसे अलग से इंपॉर्टेंट टिक करो, इस पे 5-7 स्टार लगाओ। धारा 17 खुद बहुत इंपॉर्टेंट है, पर धारा 17 का खंड 2 अलग से पूछा जाता है, अलग से इसकी इंपॉर्टेंस है, क्लियर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लो, एग्जाम में आएगा और फिर आप कहोगे बताया नहीं। बैरेक्ट में जरूर करें, है ना। नोट्स में तो आप कर ही रहे हैं, वेल एंड गुड है, बैरेक्ट में जरूर मार्क करें। सर ये जो प्रोफेसर है इसके अंदर क्या नाम है, ये जो भतीजा था वो केस ला ही नहीं सकता या टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं हो सकता? केस नहीं ला सकता, ये कह रहा है धारा 17 के कारण उसे एलिजिबल नहीं करेंगे। साधारणतः केस नहीं ला सकता, ये बातें अन्य अन्य एक्ट में लिखी है, जैसे मैंने अभी बताया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो ये क्लियर कर रहा है यहाँ पे उस बात को कि इस धारा में हमने लिख दी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी केस ला पाएगा बोनाफाइड परचेज के खिलाफ, वो उसमें नहीं ला पाएगा, इतना ही लिखा। देखो, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इनेबल, सूट एक्सटेंड की बात नहीं कर रहा, उसे वाद लाने के लिए ये धारा इनेबल नहीं करती। वो इनेबल किसी लॉ में है तो है, नहीं है तो नहीं है। इस धारा के कारण वो उस पर वाद लाने के लिए सक्षम नहीं हो जाएगा। सबसेक्शन 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेयर ए जजमेंट डेटर, कौन होता है जजमेंट डेटर भाई? जिसके विरुद्ध निर्णय आता है। निर्णय 2 पक्षकार होते हैं हमेशा, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। जो जीता वो डिक्री होल्डर, चाहे प्लेंटिफ जीते तो प्लेंटिफ डिक्री होल्डर, चाहे डिफेंडेंट जीते तो डिफेंडेंट। जो जीतता है उसे क्या बोलते हैं? यानी जिसके पक्ष में डिक्री आती है, जिसके पक्ष में निर्णय आता है उसे डिक्री होल्डर, और जिसके अगेंस्ट में आता है उसे जजमेंट डेटर। निर्णित ऋणी, जजमेंट के तहत जिसे कुछ किसी को देना है, दैट इज जजमेंट डेटर। यानी जो केस हारा उसी को क्या बोलते हैं? जजमेंट डेटर। वेयर ए जजमेंट डेटर हैज बाय फ्रॉड और फोर्स, या तो धोखे से, या धोखा मतलब कपट रहे की हो गया, या बलपूर्वक। कैसा किया आपने? बेवकूफ बना के या बलपूर्वक। प्रिवेंटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री or order within the period of limitation, the court may on application of judgment creditor made after the expiry of the said period extend the period of execution of decree or order। ये व्यक्ति है, बी से 5 लाख रुपए मांगता था, ठीक है। बी की प्रॉपर्टी, क्योंकि कोर्ट ने जजमेंट दिया बी को कि 5 लाख रुपए ए को दे दो, बी नहीं दे पाया, तो बी की कोई प्रॉपर्टी थी उसे क्या कर दिया गया? इसे परचेजर कितने समय में ले सकता है? वेरी गुड, 1 ईयर। कहाँ लिखा है? किसके क्लोज 4 में? आर्टिकल 130, क्लियर। अब देखिए इधर, ये परचेजर पोजेशन लेने जा रहा है यहाँ की, और बी इसे धक्के दे के, जब भी पोजेशन लेने जाता है वहां पे लठेत खड़े कर रखे, जो मार और भगा है। अब ये ले सकता है क्या पोजेशन? और इसका वो जितनी बार जाए वही सिस्टम। ऐसा करते करते उसका साल भर निकल गया। या फिर फ्रॉड, उसको अरे भाई यार हमारे घर ब्याह है, ब्याह होने दे, बस खाली कर दिया, ब्याह तो रहने दे भाई जी। वो तो ना तो केस करा पाया, बातों में आ गया। 1 साल में आप एग्जीक्यूशन और डिक्री के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो ना, उसने ना तो एप्लीकेशन दी, और या डर के मारे उसे डरा दिया, अगर एप्लीकेशन दे दी जानते हैं टांगे तोड़ दूंगा, तो ऐसा करके उसका 1 साल निकल गया। तो अब एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन ला सकता है क्या? नहीं। तो इसने बोला कि अगर आपको बल से या फ्रॉड से आपका टाइम लैप्स करवा दिया है, तो आप इस समय के बाद भी कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट से क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट है मात्र, ये आपका राइट नहीं है। क्या है? सर मुझे
एग्जीक्यूशन नहीं करने दिया, एग्जीक्यूशन नहीं होने दिया निर्णय का, मुझे मार पीट के भगा देते थे या मेरे साथ धोखे से उन्होंने टाइम निकलवा दिया, प्लीज़ मेरा एग्जीक्यूशन करवाइए। तो कोर्ट आपके एग्जीक्यूशन के समय के बाद भी आपकी डिक्री का एग्जीक्यूशन करवा सकता है। ये प्योरली डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। लिखिए यहाँ पे, ये क्या है, न्यायालय का। पर इसमें भी एक समस्या है, जिस दिन फोर्स का पता लगा, फोर्स का तो नहीं, फोर्स रुक गया, जिस दिन आपका वो डर खत्म हो, उसने बोला था ना घर से टाबर टोली उठा लूंगा अगर कोर्ट चला गया तो जिस दिन किसी ना किसी प्रकार से बल खत्म हुआ, आपका बल रुका, जिस आदमी ने कहा था कि टाबर टोली उठा लूंगा उसका ट्रांसफर हो गया उस आदमी का बीकानेर से बाहर, तो अब डर खत्म हो गया। उस डर खत्म होने के 1 साल के भीतर आना पड़ेगा आपको। फ्रॉड किया था, आपको बेवकूफ बनाया था, उस फ्रॉड के खत्म होने के भी 1 साल के भीतर, यानी फोर्स और फ्रॉड के खत्म होने के 1 वर्ष के भीतर आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हो तो आपकी कोर्ट बात सुन सकता है। 1 वर्ष के बाद तो सुने। आप किस लिए एग्जीक्यूट नहीं करवाया? इसीलिए तो कि आपको धोखा दिया, उसको पता ही नहीं चला, कपट से आपको क्या नहीं पता लगा कि आपका राइट है, या आपको बल से रोका था, यही तो कारण था। तो जब कपट खत्म हो गया, कपट का इफेक्ट यानी आपको पता लग गई बात कि वो बेवकूफ बना रहा था, या जब बल खत्म हो गया, उसके तो जल्दी आ जाओ, टाइम से आ जाओ। उसके बाद भी आप 5-5 साल बाद आ रहे हो, नहीं, इस कपट के पता लगने और बल के खत्म होने के 1 वर्ष के भीतर आओगे तो ही ये सबसेक्शन 2 का राइट आपको मिलेगा। क्लियर? वापिस पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए। Where a judgment debtor has by fraud or force, या तो कपट से या डरा धमका के, प्रिवेंटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, आपको डिक्री का निष्पादन नहीं करवाने देते। ये मैंने सिर्फ पोजीशन का एग्जाम्पल लिया है। डिक्री का निष्पादन कोई सा भी, हर एक डिक्री के निष्पादन पे ये बात लागू है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है ना। प्रिवेंटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जितना भी आपका समय सीमा था उसके अंदर आपको क्या नहीं करने दिया, डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं करने दिया, है ना, निष्पादन नहीं करने दिया। द कोर्ट में का मतलब ही क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट क्रेडिटर, यहाँ डिक्री होल्डर को इन्होंने क्या बोला है, जजमेंट क्रेडिटर। मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड, यानी लिमिटेशन के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर। कोर्ट क्या कर सकता है, डिक्री के निष्पादन के लिए जो समय था ना लिमिटेशन, उसे बढ़ा सकता है। क्लियर? परंतु प्रोवाइडेड सच एप्लीकेशन इज मेड विद इन द 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फ्रॉड और सीजेशन ऑफ फोर्स एज द केस। नहीं समझे, जो लोग नहीं समझे वापस इधर आ जाओ, आराम से दिमाग को पहले तो शांत करो। ये एक ज़मीन है, ठीक है, इसमें एक ही ज़मीन है और बी ने क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। क्लियर? यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक कोई दिक्कत? स्टेप बाय स्टेप चलो। कोर्ट में ए ने केस किया कि सर मेरी ज़मीन पे बी ने क्या कर रखा है, पोजेशन कर, छुड़वाओ। कोर्ट ने बी को ऑर्डर क्या दे दिया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, डिक्री दी कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ए की है, और बी इससे बाहर निकल जाओ। ऑर्डर देने से अपने आप बी बाहर और ए अंदर आ गया क्या, नहीं, इस डिक्री का क्या करवाना पड़ेगा, यानी बी को बाहर निकालना पड़ेगा और ए यहाँ आए। अब ए ये जजमेंट लेके कहाँ जाता है, इस प्रॉपर्टी पे जाता है और कहता है साहब ये देखो जजमेंट रहा, प्रॉपर्टी खाली करो, ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई, मेरी। बी वहाँ जाते ही गुद्दी जाली और कहा साढ़े वापस, आज तो आ गया, वापस आ गया, सारा घरगन उठा ले जाऊँ लोग। 5-6 गुंडे जो बीकानेर के नामी गुंडे थे वो वहाँ खड़े थे, उन्होंने आपको झाल लिया और क्या बोला, गलती से कोर्ट वापस नहीं जाना एग्जीक्यूशन, और नहीं यहाँ दिख जाना, इस बाउंड्री आसपास 300 मीटर दूरी में दिखना ही मत, उड़ा दें सबको। और आप डर गए। अब क्या करोगे आप, एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट जाओगे क्या, नहीं, मौत है ना, वहाँ आओगे नहीं आओगे। आपका जो भी पीरियड था एग्जीक्यूशन करवाने का वो क्या हो गया है, लैप्स हो गया। जो भी समय था, 3 साल था, 12 साल था, जो भी था, हमें नहीं मतलब, ठीक है। आप डर के मारे बैठे हो चुपचाप के, जान से प्यारी थोड़ी है जमीन, चुपचाप बैठे हो। जिस गुंडे ने, बीकानेर के नामी गुंडे ने आपको धमकाया,
उस गुंडे का हो गया एनकाउंटर। ठीक है, एनकाउंटर होते ही आपका डर खत्म। उस डर खत्म होने, लिमिटेशन भी खत्म हो चुका है आपका, ये ध्यान रखिएगा, और डर खत्म होने के 1 साल के भीतर भीतर आपको जाना पड़ेगा, तो ही कोर्ट इस एक्सेप्शन का, इस चीज का फायदा आपको दे। आप किस लिए नहीं गए थे कोर्ट? इसीलिए तो कि आपको डर था। तो डर खत्म होने के बाद भी हम आपको कितना दे रहे हैं समय? 1 साल दे रहे हैं। तो अब क्यों नहीं आए? ऐसा नहीं है डर खत्म होने के 10 साल बाद जा रहे हैं क्योंकि डर था सर मेरे को राइट मिला हुआ, ऐसा नहीं है। डर खत्म होने के बाद तो आप आ सकते थे, और हमने कितना समय दिया है? 1 वर्ष दिया। आ गई बात समझ? पक्का? अब तो सब समझ आ रहा है? ठीक, धन्यवाद। सेक्शन 17 इतना ही था। सेक्शन 17 में मेन बातें तो फर्स्ट वाले 4 पॉइंट थे, और फिर अभी ये जो सब सेक्शन 2 आपने पढ़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? यह कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि अगर डिक्री के एग्जीक्यूशन को रोका जाए तो उसके संबंध में क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान है? कोर्ट एडमिट कर सकता है, लिमिटेशन के बाद भी आपका पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एक्सटेंड कर सकता है, परंतु वो तब जब फोर्स और फ्रॉड के पता लगने और फोर्स के खत्म होने के 1 वर्ष के भीतर भीतर आप कोर्ट से अप्लाई करो तो। क्लियर? सेक्शन 18 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेक्शन 18, 19 साथ में पूछे जाते हैं, वैसे ये सेट है 18, 19, 20 का। बहुत अच्छे सेक्शन है, बहुत अच्छे। प्रीलिम्स में तो बहुत सारे बथेरे क्वेश्चन बनते हैं, मेंस का भी क्वेश्चन है ये। सेक्शन 17 भी मेंस का क्वेश्चन था, सेक्शन 15 भी मेंस का क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। इधर देखिएगा, हम बात करते हैं। ए ने बी को पैसा दिया उधार 1 मंथ के लिए। कितने टाइम के लिए? 1 महीने बाद पैसा मांगा, पैसे देने से बी ने मना कर दिया। क्या राइज हो गया? ए वाल ला सकता है कितने समय में? 3 वर्ष में। क्लियर? ए ने केस नहीं किया साधारणतः कि हाँ ठीक है दे देगा, दोस्त था क्या, दे देगा ऐसा करता रहा। बी थोड़ा छाकटा आदमी था। छाकटा जानते हो? आईना देखें कभी। यहाँ उसे पता था, लॉ पता था कि 3 साल खत्म होते ही क्या होता है? लिमिटेशन खत्म, केस नहीं करता है। 3 साल से जस्ट 1 दिन पहले उसने लेटर लिखा किसको? ए को। क्या बोला? दे देंगे रे, पैसे दे रहे या पैसे अब लेके दिखाना, दोनों में से कोई भी बात। जिस दिन, यानी पैसे दे दूंगा या पैसे लेके दिखाना, इन दोनों बातों का अर्थ क्या है? आपसे पैसे तो मांगता है वो, ये आप एडमिट कर रहे हो, यही तो बात हो गई ना। तो जिस दिन आपने एक्नॉलेजमेंट की है उस दिन से वापस 3 साल का समय शुरू हो जाए। क्या समझे भट्टराज जी? हाँ यही बात है। देखिए, मैं आपसे पैसे मांगता हूं, समय कितना है? 3 वर्ष। 3 वर्ष में ही केस करा सकता हूं, यहां लिमिटेशन खत्म हो गई। यहां पे कभी भी आपने मेरे को कह दिया कि हाँ सर आप मेरे से पैसा मांगते हो, जैसे कई लोग कहते हैं ना, भाई जी दे दूँ तो यार है कितना दिन तो ये दे दूंगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा। ये आपने क्या कर लिया? एक्नॉलेज कर ली वो बात, आपने मान लिया ना। तो लॉ के एक सबसे बड़ी बात क्या थी, जो मेन चीजें थी, लिमिटेशन एक्ट क्यों लागू किया? एविडेंस लैप्स हो जाते हैं, ये तो एविडेंस आपने दिया है, इसीलिए लिमिटेशन। दूसरा, सर्टेनिटी नहीं रहती, आपने खुद ने एक्नॉलेज किया है, यानी आपको ये सर्टेनिटी है कि अपने को पैसे देने हैं। समझ रहे हैं बात को? तो जिस दिन आप एक्नॉलेज करते हो उसी दिन से नया लिमिटेशन शुरू हो जाएगा, वापस 3 साल। फिर हाँ, जिस दिन एक्नॉलेज करोगे उस दिन से 3 साल। फिर मान लीजिए यहाँ फिर एक्नॉलेज कर दिया आपने, यहाँ से फिर 3 साल, यहाँ फिर आपने हाँ कर दी, यहाँ से फिर 3 साल। पर ये एक्नॉलेजमेंट रिटर्न होना चाहिए, साइन होना चाहिए, जरूरी नहीं। ये एक्नॉलेजमेंट कैसा होना चाहिए? रिटर्न और साइन।
देखिए थोड़ी सी आप भी बातों को समझिए, 1963 का एक्ट है, उस वक्त नहीं था, है ना फोन था। आज के समय में मुझे लगता है अगर इसकी वास्तविकता को रखना है तो आपको इसे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सब कुछ इसमें जो भी है आपको व्हाट्सअप, फेसबुक सब डालना पड़ेगा, है ना। नहीं तो रिटर्न और साइंड कोई देखा है क्या आपने? लेटर कभी लिखा है अभी इन दिनों में, है ना? कोई 18-16 साल का आज कोई बाइली बोइलन दिया वाला, बाकी कोई लेटर वाला सिस्टम अब है नहीं है ना, नहीं है ना, क्या अभी भी देते हो हैं? जरूरी क्या है, देखिए ये बात, लिखित होना चाहिए, साइन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? उसी बात की बात कर, ये समय सीमा है ना, इसके भीतर ही एक्नॉलेज होना चाहिए। टाइम खत्म होने के बाद एक्नॉलेज करते हो तो एक बार समय जब समाप्ति हो गया तो समय समाप्त हो गया है। आपने यहाँ एक्नॉलेजमेंट किया कि हाँ यार तू पैसे मांगता तो था, तो अब वापस समय शुरू नहीं हो। लिमिटेशन के भीतर क्या करते हो आप, कभी भी एक्नॉलेज करते हो, यहाँ किया तो यहाँ से 3 साल, यहाँ किया तो यहाँ से, यहाँ किया तो यहाँ से, और यहाँ किया तो यहाँ से 3 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाए। ठीक है, तो यानी सामने वाले से कम अगर आप केस नहीं कराना चाहते हैं किसी पे, तो कम से कम आपकी लिमिटेशन ख़त्म हो तो सामने वाले को एक लेटर लिख के ज़रूर दे दे कि भाई जी पैसा मांगूँ तो उन्हीं में था हूँ, तो वो क्या कहेगा, उससे लिमिटेशन पड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि हाँ भाई जी थे, मांगो मैं दे देशूँ, चिंता ना करो। ये बात उसने कही नहीं, और कहते ही क्या हो गया, पुनः लिमिटेशन नया स्टार्ट हो। क्लियर? तो जो व्यक्ति है पैसा लेना भी चाहते हैं और मुकदमा भी नहीं करवाना चाहते, वो ये काम कर सकते हैं कि सामने वाले को कह दें कि भाई लिख के दे दे मेरे को। सर अगर लिख के नहीं दे और कोई एविडेंस हो उसके बाद कॉल रिकॉर्ड और कुछ, और मैं उर्दू थोड़ा बोलो इतनी देर, समय तभी बढ़ेगा जब आप लिख के दो और वो भी साइन करके दो। वो तो एविडेंस हो गए आपके यहाँ पैसा मांगते हो। समय बढ़ने की बात कर रहे हैं हम। समय बढ़ने का एक ही तरीका है कि सामने वाला क्या करके दे, रिटर्न दे और साइन करे। पर ये 1963 में लिखा है सर, आज के समय में कौन लिख देवे, व्हाट्सअप मैसेज फोन यही है, सारा खेल ही यही है। हाँ, उसे लेना चाहिए इसे, इसमें है नहीं, इसमें तो स्पष्ट बोला रिटर्न प्लस साइन, नहीं है अब वो फोन पे है तो नहीं चलेगा। इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए, लिखित एवं हस्ताक्षर। कब होना चाहिए, विद इन लिमिटेशन। लिमिटेशन बाद हाँ कर रहा है वो नहीं होगा, है ना। आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, परंतु वो क्या नहीं होगा, लिमिटेशन उससे बढ़ने वाली नहीं। क्लियर? आइए बढ़ते हैं सेक्शन 18। जो मेन चीज़ें जहाँ टिक करवाऊँ लिखिएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हेडिंग का ही क्वेश्चन बनता है, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। अगर लिखित में आप एक्नॉलेजमेंट तो जानते हैं, स्वीकार कर लें, अभी स्वीकृति दे दें, तो उसका क्या प्रभाव होगा, एक नया परिसीमा काल उस एक्नॉलेजमेंट से स्टार्ट। वेयर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड, पहले ही अंडरलाइन करिए। क्या बोल दिया, लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही। इसका मतलब यही हुआ ना, लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से पहले यही बोल रहा है। फॉर ए शूट और एप्लीकेशन, वही बात, ये काय पे लागू नहीं है, अपील। तीसरा पर्सन, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट। वाद और आवेदन कैसा होना चाहिए, संपत्ति और अधिकार संबंधी होना चाहिए। क्या समझे इससे, संपत्ति का अधिकार भी हो सकता है, एक संपत्ति है उसका, ये हो गया एक। दूसरा, कोई संपत्ति है तो शूट और एप्लीकेशन। तीसरा, एज टू प्रॉपर्टी एंड राइट। ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, ये तो हो गई प्रॉपर्टी। ये मकान मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, लैंड मेरी है, ये हो गया प्रॉपर्टी। ये फ़ोन मेरा है, ये हो गया प्रॉपर्टी। दूसरा, अधिकार, यहाँ पूजा करने का अधिकार मुझे है, ये मेरा क्या है,
मेंटेनेंस का राइट है मुझे, ये अधिकार संबंधी। सिर्फ ये दो ही प्रकार के जो वाद है उन्हीं में ही ये रिटन एक्नॉलेजमेंट का काम करेगा, बाकियों में नहीं। क्लियर? सिर्फ प्रॉपर्टी संबंधी और अधिकार संबंधी वाद। किस संबंधी वाद? एग्जाम में पूछा जाता है बाबा प्रॉपर्टी एंड राइट संबंधी वाद। क्लियर? एन एक्नॉलेजमेंट of liability in respect of such property or right has been made in writing signed, underline it। acknowledgement होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? written और signed। किसके द्वारा सर? कौन करेगा acknowledgement? जिसके विरुद्ध आप मांग कर रहे हो वही करेगा। आप ही आपको कह दे एक्नॉलेजमेंट, तो आप तो हर दिन करते रहोगे समय बढ़ाने के लिए, है ना। आपको ही मुकदमा करना है और आपको ही कह दे एक्नॉलेजमेंट करोगे टाइम बढ़ जाएगा, नहीं। सामने वाला हम ही भरे कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाँ आप पैसे मांगते हो, भाई जी मैं दे दूंगा। हाँ ये प्रॉपर्टी आपकी है, मैं खाली कर दूंगा। हाँ ये आपका राइट बनता है, मैं आपको ये राइट दे दूंगा, है ना। दे दूंगा या नहीं दूंगा ये भी हो, बोले उखाड़ ले जो उखाड़ना है ये भी हो ना। हाँ तो भी अभी अब बात करेंगे हम, ठीक है। कौन करेगा? रिटन और साइंड बाय द पार्टी अगेंस्ट whom such property or right is claimed। जिसके विरुद्ध आपने मुकदमा किया था वो कहता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी मैं आपको दे दूँ। और बाय एनी पर्सन थ्रू whom he derives his title और liability, या उसकी ओर से कोई अन्य, जैसे LR वगैरह हो गए ना, धारा 20 में लिखा है, एक्सप्लेन किया है, उसकी ओर से और कौन कौन कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात, ए फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड। मैंडेटरी प्रावधान है ये फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन। फ्रेश मतलब क्या हो गया? एक नया एकदम, यानी अभी से ही जितना समय आपको वैसे 1 मिलता तो 1 साल मिले, 2 मिलता तो 2, 3 मिलता तो 3। किस दिन से? साइन की तारीख से। कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द एक्नॉलेजमेंट वाज सो साइन। अब एग्जाम का एक क्वेश्चन जो आप गौर नहीं करते कि एक्नॉलेजमेंट जो है कब से नया समय शुरू होगा, वो कहते हैं एट द डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, एट द डेट ऑफ रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट, एट द डेट ऑफ राइटिंग द एक्नॉलेजमेंट, नहीं एट द डेट ऑफ। ये याद रखना, एग्जाम में गलत करके आते हैं सब बच्चे। कब से नया तारीख शुरू होगा? साइन की तारीख से। उसमें साइन दे रखा है ना, उस तारीख से शुरू होगा। साइन साधारणतः साइन के नीचे लोग क्या करते हैं? तारीख लिखते हैं ना, तो वो साइन के नीचे जो तारीख है तब से नया लिमिट है। सर हो सकता है उसने सिर्फ साइन किए हों, तारीख ओरल एविडेंस दे सकते हैं, उसका क्या दे सकते हैं? मौखिक, सर इस तारीख को इसने साइन किए थे, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ? सेक्शन 18 की पहले तो हेडिंग ही, इफेक्ट ऑफ रिटन एक्नॉलेजमेंट, क्या प्रभाव पड़ता है सर? वेद काल के अवसान पर नहीं, वेद काल के अवसान से पहले। विद इन लिमिटेशन मतलब समझिए आप, देखो रटो मत ना, आप मेरे पास आके भी रट रहे हो तो मरे। यहाँ आपको मुकदमा करना था, ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज है और यहाँ लिमिटेशन एंड होती है। इस समय के भीतर भीतर कभी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। इससे पहले हुई तो भी फर्क नहीं, इसके बाद हुई तो भी फर्क नहीं। एक्नॉलेजमेंट वो कब करे? इस समय के भीतर। यहाँ एक्नॉलेजमेंट करती तो यहाँ से 3 साल मिल जाएंगे, यहाँ एक्नॉलेजमेंट की है तो यहाँ से 3, यहाँ करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। लिमिटेशन के बाद नहीं करनी एक्नॉलेजमेंट। लिमिटेशन पीरियड जो है ना आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल, 12 साल, 20 साल, उसके भीतर भीतर आपको क्या करनी है। अगर ऐसा आपने किया, वापस से बढ़ते हैं सेक्शन 18, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। फिर क्या लिखा है? एनी सूट और एप्लीकेशन इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी और राइट, और एक्नॉलेजमेंट हो, कैसी हो? रिटन और साइन। किसके द्वारा हो? जिस पर्सन के विरुद्ध क्लेम कर रहे हैं या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति। तो क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा? फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। कब से? साइन की तारीख। क्लियर?
याद रहेगा, ये सभी 5-6 क्वेश्चन प्रीलिम्स के इसमें से बनते हैं। मेंस का तो है ही, ये सभी क्वेश्चन भी बनते हैं। अभी मैंने एक बात बोली कि अगर उस पर साइन के साथ तारीख नहीं हो तो क्या करेंगे भाई? जैसे एक लेटर पड़ा है मेरे पास कि उसने एक्नॉलेजमेंट दी है ना, इस समय भीतर, कब दी है, तारीख, उसका साइन तो है कि हाँ पैसा मैं तेरे पैसे चुका दूंगा, पर तारीख नहीं है, तो आप क्या दोगे उसके? ओरल एविडेंस से साबित करते हो सर इस तारीख को उसने एक्नॉलेजमेंट की थी, तो यहाँ से 3 साल, जो भी समय है, 3, 1, 2, 12, 20, 30। चलें सेकंड, वेयर द राइटिंग कंटेन द एक्नॉलेजमेंट इज undated sorry, oral evidence may be given of the time when it was signed, but subject to the provision of Indian Evidence Act, oral evidence of its content shall not be received। Indian Evidence Act को बीच में बोला है कि सेक्शन 91, 92 है, वो 65 तो ठीक है, सेकेंडरी एविडेंस आप कब दे सकते हैं, ये बोल रहा है 91, 92 क्लियर करते हैं। आप अगर कोई राइटिंग में चीज़ है ना, उसको राइटिंग शैल बी प्रूव्ड बाय राइटिंग इटसेल्फ ओनली। जो लिखा हुआ है ना, वो लिखे हुए से ही साबित होगा कि सर वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, कभी नहीं बोल सकते आप। लेके आ, ये ज़मीन की कागज़ मेरे नाम है, कागज़ है ना क्या, तो कागज़ ला, मुँह से क्यों बोल रहा है? तो राइटिंग जो भी है वो राइटिंग से ही साबित होगी। वही कह रहे हैं, उन प्रावधानों का ध्यान रखना, बस आप तारीख जो है वो ओरली प्रूव कर सकते। एक्सप्लेनेशन साधारणतः लोग पढ़ते नहीं हैं, पर है मज़ेदार, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एक्नॉलेजमेंट किसे मानते हैं आप, पहले तो आप बताएं। एक्नॉलेजमेंट मतलब उसने क्या कह दिया? हाँ मैं तेरा पैसा लौटा दूंगा, हाँ मैं ये प्रॉपर्टी तेरे को दे दूंगा, हाँ मैं तेरा राइट ये तेरे को दे दूंगा, हम इसी को मानते हैं। अब ये एक्सप्लेन कर रहा है एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है। इन सबको एक्नॉलेजमेंट माना है हमने। हाँ, ये एन एक्नॉलेजमेंट मे बी सफिशिएंट दो इट ओमिट टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉपर्टी और राइट। एक्नॉलेजमेंट्स आप सफिशिएंट मान लेंगे, भले ही वह एकदम पर्याप्त रूप से एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉपर्टी और राइट ना भी, जरूरी नहीं है। जैसे बी ने कब्जा कर रखा है इस प्रॉपर्टी पे, आपकी तिलक नगर पे बी 157 नंबर प्लॉट है, तो जरूरी नहीं है एक्नॉलेजमेंट बी बोले कि बी 157 नंबर का जो प्लॉट है जिसका दाहिना ये है, बाइना ये है, ऊपर ये है, नीचे है, जिसमें मैंने कब्जा कर रहा है आपको लौटा दो, इतना भी लिखा हो तिलक नगर में जो प्लॉट पे कब्जा कर रखा है दे दूंगा, इट इज सफिशिएंट। क्लियर? ये क्यों लिखना पड़ा सर? क्योंकि बी हमेशा वहां घोचे करेगा, सर इस प्लॉट का तो मैंने एक्नॉलेजमेंट किया ही नहीं था। तो कोर्ट ने पहले ही, लॉ ने क्लियर कर दिया, एक्नॉलेजमेंट भले ही एग्जैक्ट नेचर ना बताता हो, है ना, उस तारीख को मैंने तेरे से जो इतने रुपए लिए थे वो दे दो, नहीं तेरे से जो पैसे लिए हुए हैं 5000 रुपए वो लौटा दो। क्लियर? ये भी क्या है? एक्नॉलेज। पहला हुआ, इन पे टिक करते रहिए। ये क्या था? फर्स्ट था, दो इट ओमिट टू स्पेसिफाइड द एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉपर्टी और राइट, ये एक है। क्लियर? सेकंड, अब टिक डाली, ऊपर डाल लीजिए बैरेक्ट में ही, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड क्या है? और अवर्स दैट द टाइम फॉर पेमेंट, डिलीवरी, परफॉर्मेंस और एंजॉयमेंट हैज नॉट येट कम। या उसमें क्या लिखा हो एक्नॉलेजमेंट में? हाँ, आपने उसे कहा कि बेटे तू अभी क्यों मांग रहा है, जैसे 1 साल की बात हुई थी अपनी, 1 साल में आप पेमेंट उससे ले सकते थे। वो के यार 1 साल में अपनी बात ही नहीं हुई, अपनी तो 3 साल हुई थी बावड़े, दे दूंगा तेरे पैसे। उसने क्या कहा? भले ही आपको ये मना किया, समय नहीं आया, पर उसने ये एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ तू मेरे से पैसा मांग। अब वो सबूत देगा कोर्ट में कि 1 साल की बात हुई थी, है ना। तो कुल मिला के आपने ये कहा हो कि पेमेंट का टाइम, प्रॉपर्टी देने का टाइम, या कुछ ठीक है डिलीवरी देने का टाइम अभी नहीं आया, ये भी कहा है, तो भी क्या मान लेंगे? तीसरा, और इज अकम्पेन्ड बाय ए रिफ्यूजल टू पे, डिलीवर, परफॉर्म और परमिट टू एंजॉय। या ये भी लिखा हो ना, थारू उखड़े जी को उखाड़ लिए कौन दे। इसका मतलब भी क्या है? आप ये तो एडमिट कर रहे हो कि आपने उसकी कोई चीज ले रखी है, तभी तो आप कह रहे हो तारू हो जी को कर लिए देऊं को नहीं, है ना। तो भले ही एक्नॉलेजमेंट है क्या हो, ये लेर दिखा कौन दूं, ऐसा हो नहीं दूंगा, किसा कोर्ट है, कुछ भी लिखा हो वो भी क्या है? एक्नॉलेजमेंट। यानी मना भी कर रहा है
ये कह रहा है तेरा पैसा दे दूंगा तो एक्नॉलेजमेंट है। ये कह रहा है तेरा पैसा नहीं दूंगा तो भी क्या है, एक्नॉलेजमेंट है। क्लियर? यानी आप ये तो पर्याप्त बता रहे हो कि वो मांगता है। और चौथा, और इज कपल्ड विद द क्लेम टू सेट ऑफ, या वो ये कहता है कि हाँ तू मांगे तो कहीं हूँ, मैं भी तो मांगू तेरे को। ये कहते हैं आपने क्या एक्सेप्ट कर लिया कि आप भी मांगते है ना, ये तो एक्सेप्ट किया कि साहब मैं भी मांगू, पर ये भी तो एक्सेप्ट कर लिया तू भी मांगता है, यानी एक्नॉलेज तो आपने कर लिया। और इज एड्रेस टू ए पर्सन, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपसे गलत होगा ही होगा, अगर यह एक्नॉलेजमेंट किसी तीसरे पर्सन को भी आपने दी है तो भी मान ली जाएगी। सॉरी भाई मेरे से पैसे मांगते थे, मैंने कपिल जी को कह दिया यार पैसा मांगे दे दिया, देना है यार अगले महीने पैसा, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ने कर दी, तो ये भी मेरे विरुद्ध काम आएगी और मेरा समय बढ़ जाए, मतलब सौर्य भाई का केस करने का समय बढ़ जाए। यानी एक्नॉलेजमेंट आप थर्ड पर्सन को भी देते हो तो भी समय, ये पचता नहीं है। और जो पचता नहीं है ना, पचता मतलब अपने मन को नहीं बाता, वही एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि वहां तुक्का काम नहीं है। दिमाग तो कहेगा ये और पढ़ा हुआ कहेगा। और ये एग्जाम में साधारणतः आपके साथ 100 में से 20% में ऐसा होने की संभावना है कि दिमाग कहेगा पढ़ा हुआ तो ये है, मतलब पढ़ा हुआ कुछ और कहेगा और दिमाग कहेगा नहीं उत्तर तो ये है। तो क्या टिक करना है, जो पढ़ा हुआ याद आ रहा है। ये ध्यान रखना जीवन में, दिमाग कितना भी आपको फोर्स करे, 1 करोड़% यही सही होगा दिमाग कह रहा है, पर पढ़ा हुआ गलती से कुछ और याद आ रहा है कि यार धुंधला धुंधला याद तो ये आ रहा है, तो जो धुंधला याद आ रहा है ना वही सही है, तो दिमाग कह रहा है वो एकदम 100% गलत है। ध्यान रखना 1 करोड़% वो दिमाग आपका गलत कराएगा और जो धुंधला पढ़ा हुआ याद है वही सही है। क्लियर? आप ऐसा सोचते हैं कि एग्ज़ाम में सर पासिंग मार्क्स 80% है तो मेरे को 100 में से 80% आएंगे तभी पार पड़ेगी, ऐसा कभी नहीं होता। जिसका 100 में से 90 नंबर भी आ रहा है वो एग्ज़ाम में 65 से 70% के उत्तर ही जानता है, बाकी सब उसका थोड़ा सा जो साइड में माथा पड़ा है, पुराना कभी का याद किया हुआ या थोड़ा बहुत दिमाग है ना, वही काम करता है। ऐसा नहीं है जिसके 90% सही है वो 90 जानता ही था, वो भी घर आएगा टिक लगाएगा तो कहेगा यार 70 तो एकदम सही है बाकी पता नहीं, और रिजल्ट आएगा 90% वो सही थे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि 90 जिसके नंबर है उसको 90 आते ही थे, आएंगे आपको इतने ही। किसी को अगर 50-60 क्वेश्चन भी ऐसे लग रहे हैं 100 में से ये 100% आते हैं तो मतलब समझिए आपके 75 से 80 नंबर आएंगे। चलें आगे। तो 5 पॉइंट बोलो, देखें पहला, भले ही वो एग्जैक्ट नेचर ना बताता हो प्रॉपर्टी और राइट का। दूसरा, भले ही वो ये कहता हो एक्नॉलेजमेंट कि अभी समय पेमेंट का, डिलीवरी का या एंजॉयमेंट का समय नहीं आया। तीसरा, या वो मना करता हो कि नहीं मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूँ, या मुजरा सेट ऑफ का क्लेम हो साथ में, और या थर्ड पार्टी को भी एक्नॉलेजमेंट। ये सभी एक्नॉलेजमेंट मानी जाती है। मैं एग्जामिनर हूँ तो सेक्शन 18 में यही दूँ, क्योंकि ये उसी को याद है जो वास्तव में तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, बाकी तो ठीक है। बी, द वर्ड साइन मीन साइन आइदर पर्सनली और बाय एजेंट ड्यूली ऑथराइज इन दिस बिहाफ। लिख लीजिए ब्रैकेट में सेक्शन 20, आगे पढ़ेंगे। साइन कौन कर सकता है, वो खुद भी कर सकता है और उसकी तरफ से कोई ऑथराइज व्यक्ति भी कर सकता है। और ऑथराइज व्यक्ति कहाँ है, सेक्शन 20 में एक्सप्लेन। सी, एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी और राइट। धारा 18 केवल किस पे लागू है, आवेदन पे जो डिक्री के निष्पादन से भिन्न है। शूट और एप्लीकेशन किस पे लागू है, शूट और एप्लीकेशन। किसके संबंध में, प्रॉपर्टी और राइट के संबंध में। तो प्रॉपर्टी और राइट के संबंध में किसी वाद या आवेदन के बारे में ये नहीं समझा जाएगा, वो किसके संबंध में है आवेदन, डिक्री के एग्जीक्यूशन के संबंध में। इसका अर्थ क्या हुआ, जो कपिल जी ने स्टार्ट में बोला, यह है केवल वादों पे और ऐसे आवेदनों पे जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से अन्यथा है, उन्हीं पे ही लागू है। क्लियर?
यानी ए और C1। इसका अर्थ क्या हुआ, समझ आया क्या? क्या समझ आया? सूट और एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री बताइए। अगर आपको कोई डिग्री का क्या करवाना है, एग्जीक्यूशन, उसका समय है कितना, 1 वर्ष, और बीच में किसने एक्नॉलेज कर दिया हाँ तेरे को डिग्री का एग्जीक्यूशन करवाने की पावर है, तो समय बढ़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। सेक्शन 19 सेम टू सेम है। यहाँ क्या था, लिखित में आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, वहां आप पेमेंट कर रहे हैं। इधर देखिए, ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, आपसे कोई पैसा मांगता है, यहाँ आपने लिखित में दे दिया कि हाँ तू पैसा मांगता है, साइन कर दिया, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, नया समय। वो सेम ही बात 19 में है, ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, ये लिमिटेशन एंड हो रही है। क्लियर? यहाँ पे आपने रिटर्न एक्नॉलेज नहीं किया, क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। सर पेमेंट ही कर दिया तो वो फिर केस काय का कराएगा, पार्ट पेमेंट कर दिया, आधा दे दिया, आधे का आधा। 5 लाख मांगता था, आपने 5,000 दे दिए। 5,000 देते ही क्या हो गया, लिखित एक्नॉलेजमेंट तो नहीं है, पर ये इम्प्लाइड एक्नॉलेजमेंट तो है ही कि आप पैसे मांगते हो तभी तो दिए हैं, हाँ या ना? तो यहां से जिस दिन आपने पार्ट पेमेंट किया, उसका ब्याज भी दे दिया, मान लो 5 लाख का ब्याज बनता है 10,000 रुपये महीने का, आपने ब्याज भी दिया ना, ब्याज देते ही शुरू में वापस से नई लिमिटेशन स्टार्ट। उसका कुछ भाग दे दिया, कोई 10,000 रुपये मांगता था, आपने 1,000 रुपये दे दिए 2.5 साल बाद, तो 2.5 साल बाद वापस से 3 साल का नया लिमिटेशन स्टार्ट हो गया। क्लियर? तो पार्ट पेमेंट भी क्या कर देता है, नई लिमिटेशन शुरू कर। दैट इज सेक्शन 19। पढ़े? क्या हुआ प्रिया जी? Where payment on account of debt or of interest on a legacy is made before the expiration of prescribed period। यहाँ 2 ही चीजें हैं, या तो ऋण या उसका इंटरेस्ट जो आपने है वो चुका दिया है किस समय से पहले, बाकी चीजें सब सेम है, एक्सपायरेशन ऑफ लिमिटेशन से पहले। is made before the expiration of prescribed period by the person liable to pay the debt or legacy or by his agent duly authorized in this behalf। यानी वही सेक्शन 20 वाला व्यक्ति, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the payment was made। तभी से एक नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाए। अंतर क्या है सर दोनों में? पहला तो वह प्रॉपर्टी और राइट पे लागू था, ये डेप्ट और इंटरेस्ट पे लागू है। वहां भी पेमेंट विद इन, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट विद इन लिमिटेशन करना था, यहाँ पेमेंट विद इन लिमिटेशन। वहां भी जिस दिन साइन किया एक्नॉलेजमेंट उस दिन से नया टाइम शुरू, यहाँ जिस दिन पेमेंट किया उस दिन से नया टाइम शुरू, और कोई अंतर नहीं। क्लियर? प्रोवाइडेड दैट save in the case of payment of interest made before the first day of January 1928 an acknowledgement of the payment appear in handwriting of or in writing signed by the person making the payment। देखिए इसके पढ़ने से एक अर्थ जो निकलता है, 2 अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो ये निकलता है कि ये पेमेंट जो किया जाएगा वो एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट के साथ किया जाएगा जो साइन भी होगी। अगर ऐसा ही है जैसा ये दिखने में लग रहा है तो फिर धारा 18 में 19 में कोई फर्क, क्योंकि रिटर्न एक्नॉलेजमेंट जो साइन होती है उससे तो समय शुरू होगा, ये तो हमें पहले से ही पता है कि नहीं? फिर पेमेंट की तो जरूरत ही नहीं है। रिटर्न एक्नॉलेजमेंट स्टार्ट, पेमेंट की जरूरत थी क्या? नहीं। तो दूसरा तरीका इसे ये पढ़ लें कि 1 जनवरी 1928 से पहले जो पेमेंट हुए थे उनमें रिटर्न एक्नॉलेजमेंट प्लस साइन की जरूरत थी। अब इनमें से जो भी आप पढ़ना चाहो, साधारणतः इसे ना तो बुक्स में एक्सप्लेन किया जाता है ना ही कहीं पढ़ाया जाता है, इसीलिए क्योंकि ये खुद क्या कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि 1 जनवरी 1928 वाले उससे पहले के मामलों को छोड़ दो, तो जो भी पेमेंट होगा उसके साथ क्या होगा, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होगा जो साइन होगा। तो फिर इस सेक्शन 19 की जरूरत ही क्या है? क्योंकि रिटर्न एक्नॉलेजमेंट और साइन होगा वो तो कहाँ आ गया, सेक्शन 18 में ही आ गया ना, तो फिर इसका कोई फायदा है ही नहीं। बेहतर रहे स्किप करें इसे। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इंपॉर्टेंट है, मस्त बात है, समझ नहीं आती साधारणतः। वेयर मोर्टगेज लैंड इज इन द पोजेशन ऑफ मोर्टगेजी,
द रिसिप्ट ऑफ द रेंट और प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड शैल बी डीम्ड टू बी ए पेमेंट। और सेकंड तो वही लिखा है कि डिक्री के एग्जीक्यूशन पे ये लागू नहीं है ना, यही लिखा है, उसमें समय ये नहीं बढ़ाता। चलो बताओ क्या था धारा 19। मैं आपसे 20,000 रुपये मांगता हूं, मान लीजिए, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ आज से मुझे कितना समय मिलेगा वाद लाने का? 3 साल। 3 साल में कभी भी आपने यहाँ मान लीजिए ब्याज दे दिया मेरे को 500 रुपये या पार्ट पेमेंट दे दिया, तो यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा? नया लिमिट कितना? फिर ये हट जाएगा। क्लियर? फिर यहाँ फिर से पेमेंट दे दिया मेरे को थोड़ा सा, फिर यहाँ से 3 साल। कुल मिला के जब भी पार्ट पेमेंट या इंटरेस्ट होगा डेब्ट का, तो आप क्या हो जाएगा? नया लिमिटेशन पीरियड शुरू। ये सबको पता है? इसमें कोई दिक्कत? अब आइए, नो दिक्कत, एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन को पहले पूरी कहानी बनानी पड़ेगी, ये तो लिख देते हैं सीधा ही। मोर्टगेज नाम सुना आपने? क्या होता है? गिरवी नाम सुना है? गिरवी, प्लेज, हाइपोथिकेशन। मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको गिरवी रख दूं और बदले में पैसा ले लूं, जिस दिन पैसा चुकाऊंगा प्रॉपर्टी वापस लूं। यही काम अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में करते हैं, मैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको क्या रख दूं? अडाने रख दूं और बदले में पैसा लूं और कहूं इतने समय बाद आपको पैसा और ब्याज चुका दूंगा और मेरी प्रॉपर्टी मेरे को वापस दे दो, दैट इज मोर्टगेज। सबको इसमें कोई दिक्कत? मोर्टगेज का एक प्रकार है यूजुफ्रक्शरी मोर्टगेज, हिंदी में बोलते हैं भोग बंधक। क्या बोलते हैं? ये क्या होता है सर? ये देखिए मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरे को पैसों की आवश्यकता थी। एक तो काम मैं क्या कर सकता हूँ, इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता हूँ। उससे क्या होगा? पैसे तो आ जाएंगे पर संपत्ति अब मेरी नहीं रही। जब मेरे पास मान लीजिए 1 साल बाद पैसा आया, 2 साल बाद आया, वापस इसको खरीदने जाऊंगा, जितने में बेची है मिल जाएगी क्या? तो बहुत गंदा काम है। तो बिना प्रॉपर्टी खोए मेरे पास पैसा आ जाए, मैं किसी मांगने गया पैसा दे दो, क्या दूं भाई, क्या गारंटी है? तो गारंटी के तौर पे मैं क्या रख दी? प्रॉपर्टी रख दी। तो ये क्या हो गया? मोर्टगेज हो गया, है ना। बहुत सिंपल सी कहानी। एक मोर्टगेज होता है भोग बंधक। इसमें क्या होता है, मेरी मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ठीक है, मेरे कोई काम आ नहीं रही और मुझे पैसों की अभी आवश्यकता है। तो एक व्यक्ति था जिसे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना था, ठीक है। तो मैंने उसे क्या कहा, एक तो मैं इसे किराए पे दूं, किराए दूं तो 10,000 15,000 यही आने, मेरे को एक साथ पैसा चाहिए 10 लाख 20 लाख रुपए। तो मैंने ये प्रॉपर्टी उसे क्या रख दी? मोर्टगेज। और उसे कहा मैं पैसा नहीं भरने वाला वापस, ये जो 20 लाख रुपए हैं जो मैंने लिए हैं ना इस प्रॉपर्टी में मोर्टगेज रख के, मैं नहीं भरूंगा, इस प्रॉपर्टी से ही कमा और इसी से ही रख। नहीं समझे? 20 लाख रुपए, एक तो ऑप्शन क्या था, मैंने आपको 10 साल के लिए प्रॉपर्टी दे दी, 10 साल बाद मैं 20 लाख ब्याज दूंगा, प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा। एक मोर्टगेज क्या होता है, मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दी, 20 लाख रुपए ले लिए और आपको कहा जब तक आपके 20 लाख ब्याज रिकवर नहीं होता ये प्रॉपर्टी आप रखो और इस प्रॉपर्टी से ही कमाओ और मजे करो। यानी ये 20 लाख रुपए आपको कहां से रिकवर करने हैं? इसी प्रॉपर्टी से ही रिकवर करने हैं, 20 लाख और उसका ब्याज। तो 10-10 साल 20-20 30-30 साल लग जाते हैं आराम से इतने रुपए रिकवर करने में, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? भोग। भोग मतलब आप इसका यूज करो और उसी से अपना पैसा, जिस दिन आपका पैसा 20 लाख प्लस ब्याज रिकवर हो जाए, मेरी प्रॉपर्टी मेरे को वापस दे दे। क्लियर? इसमें आपको कोई मुकदमा करना है सामने वाले को। बी कितने रुपए मांगता है? ए से 20 लाख। 20 लाख मांगने की कोई समय सीमा होगी, मान लीजिए कोई भी समय सीमा ले लेते। हर महीने इस प्रॉपर्टी से बी को क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है, बी ने इसको, या प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। बी ने ये प्रॉपर्टी रखी है, बी ने किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट को दे दी, मान लीजिए नीचे रेंट पे दे दी, ऊपर कोई और कुछ खोल दिया, सैलून वगैरह खोल दिया, वहाँ से हर महीने क्या आ रहा है?
किरण। बी को मेरे से ये पैसे मांगने का मान लीजिए समय सीमा थी 3 साल। हर महीने बी के पास क्या आ रहा है, इस 20 लाख में से कोई ना कोई पार्ट पेमेंट आ रहा है ना। कहाँ से आ रहा है, इसका रेंट आ रहा है, यहाँ आया रेंट, फिर 3 साल, फिर यहाँ हर महीने रेंट आएगा, हर महीने 3 साल आएगा ना। वो एक तरीके से क्या है, इस 20 लाख का पार्ट पेमेंट ही तो है। तो जितनी बार वो पेमेंट आएगा उतनी बार समय नया स्टार्ट। वो ईयरली पेमेंट आ रहा है तो ईयरली नया समय स्टार्ट होता रहेगा, वो मंथली पेमेंट है तो मंथली नया समय स्टार्ट होता रहेगा। क्या समझे? भोग बंधक आप जब देते हो किसी को तो उससे उसको जो मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली जो भी पैसा आ रहा है उसको भी पार्ट पेमेंट ही मानेंगे डेब्ट का, और वहाँ से उसके लिए नया समय शुरू। हर बार जितनी बार उसे भोग बंधक से पेमेंट मिलेगा एक नया समय शुरू माना जाएगा। वापिस पढ़ता हूँ, वेयर मोर्टगेज लैंड इज इन द पोजेशन ऑफ मोर्टगेजी। मोर्टगेज लैंड ये है, ये किसकी पोजेशन में है, जिसे मोर्टगेज दिया गया है, ठीक है। द रिसिप्ट ऑफ रेंट और प्रोड्यूस, बी क्या कर रहा है, इससे रेंट और कुछ उत्पादन ले रहा है। ऑफ सच लैंड सेल बी डीम टू बी पेमेंट, इस पैसे लेने को भी, रेंट को भी क्या माना जाएगा, एक पेमेंट माना जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ ओवरऑल, यानी जितनी बार बी को इसका रेंट मिलेगा उतनी बार इसका केस करने का समय नया बढ़ता रहेगा। अभी इसने तो एक लाइन में खत्म कर दी, पर इस बात को समझने में और यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगता है भाई। समय नहीं लगता मेरा जी जानता है, मतलब ये बात पहचानने में कि ये भोग बंधक कह रहा है, इसमें भी मेरे को कई टाइम लग गया है ना। वो तो ठीक है, वो जानने में भी कि कब बंधकदार के कब्जे में प्रॉपर्टी है उसमें भी बहुत टाइम लगता है सर, है ना। तो आपको तो पता है मोर्टगेज कितने प्रकार के, किस में बंधकदार के पास प्रॉपर्टी रहती है, किसके पास बंधक करता, तो ये बात समझने में समय लगता है। ठीक है, क्या समझे? कोई नहीं समझा तो बोलो। नहीं समझे नूतन जी? तो कौन नहीं समझा? जमीला जी हो गया? छोरे भाई ऐसे झूठी ये सब ने ना डिला दी, मैं भी डाल दूँ। पूछ लिया करो, है ना, क्लास के बाद पूछ लिया करो, कोई दिक्कत। और सेकंड तो वो है ही, डेब्ट डज नॉट इंक्लूड मनी पेबल अंडर डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट ने कहा है पैसा देने के लिए, उससे आप कोई पार्ट पेमेंट कर रहे हो तो नया समय शुरू नहीं। चलें आगे, सेक्शन 20 क्या है सर? इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनअदर पर्सन। मतलब ये एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट कौन कर सकता था? बोला था साइंड या एक्नॉलेज बाय द पर्सन अगेंस्ट हुम क्लेम इज मेड और पर्सन एंटाइटल, मतलब उसकी तरफ से ड्यूली ऑथराइज बाय, लिखा था ना सम्यक, तो वो कौन होता है, यही लिखा है इसमें। द एक्सप्रेशन एजेंट ड्यूली ऑथराइज इन दिस बिहाफ इन सेक्शन 18 and 19 सेल इन द केस ऑफ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी इंक्लूड्स his lawful guardian, committee, manager and agent। इन तीनों के द्वारा ऑथराइज किया हुआ। कौन कौन आता है ड्यूली ऑथराइज में? लॉफुल गार्जियन, कमिटी में। पर ये तब जब आप डिसेबल हैं तब। साधारणतः तो आपकी तरफ से आपने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा है, कोई LR अपॉइंट कर रखा है वो, और जब आप डिसेबल हो तब कौन कौन आता है? लॉफुल गार्जियन, मैनेजर, कमेटी और इन तीनों के द्वारा अपॉइंट किया हुआ एजेंट। प्रीलिम्स में पूछते हैं साधारणतः ये, ठीक है ना। और नाम ऐसे इससे मिलते जुलते ही देंगे एग्जाम में, आपको लगेगा हाँ ये होगा, तो पता रखना है ना। ऐसे LR दे दिया, अच्छे अच्छे नाम देंगे। नाम क्या याद रखने हैं? लॉफुल गार्जियन, कमिटी, मैनेजर और इन तीनों के द्वारा अपॉइंट किया गया एजेंट। चलें आगे। Nothing in this the said section render one of several joint contractor, partner, executor, mortgagee chargeable by reason only of a written acknowledgement signed by or of a payment made by or by an agent or of any other or other sum। बहुत बढ़िया बात बोली भाई इसने। आप दो लोग हो, ठीक है, आप दोनों ने मिलके ए नाम के व्यक्ति से कोई मान लीजिए 10 लाख रुपए उधार लिए, कंपनी के लिए लिए या किसी साइट के लिए लिए, आप दो लोगों ने लिए, क्लियर।
कितने रुपए लिए? 10 लाख। दो कौन है मान लीजिए बी और सी। समय सीमा दोनों के खिलाफ केस कराने की कितनी रहेगी? 3। सी ने चलते बीच में एक्नॉलेज कर दिया यहाँ पे कि हाँ आप हमसे पैसे मांगते हो, तो समय कितना बढ़ जाएगा? 3 क्या ये समय बी के विरुद्ध भी बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा सर। नहीं, एक्नॉलेजमेंट किसने की? सवारी अपने सम्मान की जिम्मेदार है ना। एक्नॉलेजमेंट आपके जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर, पार्टनर, एग्जीक्यूटर किसी अन्य ने की है तो उसकी लाइबिलिटी आप पे। एक्नॉलेजमेंट किसने की? या आप पैसे मांगते हो, सी ने, तो पैसा भी सही देगा। उससे जो है उसकी लिमिटेशन ही बढ़ेगी, आपकी लिमिटेशन तो उतनी ही रहेगी। क्लियर? क्या समझे? जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर, पार्टनर, एग्जीक्यूटर की लाइबिलिटी, उसकी एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट की लाइबिलिटी आप पे नहीं थोपी जाएगी। क्लियर? उसने एक्नॉलेजमेंट किया है तो समय उसी के विरुद्ध बढ़ेगा, आपके विरुद्ध नहीं। वापस पढ़ देता हूं। उक्त धाराओं में की गई कोई भी बात अनेक संयुक्त संविदाकर्ताओं, भागीदारों, निष्पादकों या बंधकदारों में से किसी एक को या उनमें से किसी अन्य या किसी अन्य द्वारा या कि अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर, लिखित अभिस्वीकृति या किए गए संदाय के कारण ही प्रभार्य नहीं कर देती। एक ने एक्नॉलेजमेंट किया है, एक ने पेमेंट दिया है, तो अन्य पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? सब सेक्शन 3 फॉर द पर्पज ऑफ द सेड सेक्शन, उक्त धाराओं के प्रयोजनों के लिए, एन एक्नॉलेजमेंट साइन और ए पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लाइबिलिटी बाय और बाय द ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एनी लिमिटेड ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी हु इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ शैल बी वैलिड एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट एज द केस में बी अगेंस्ट ए रिवर्सनर सक्सेडिंग टू सच लाइबिलिटी। मान लीजिए, ये पूरा बताना पड़ता है यार। ये एक व्यक्ति है एक्स, ठीक है, इसको अपने बच्चे के नाम प्रॉपर्टी करनी है, यानी पोता जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। औलाद तो काम की है नहीं, निसल्डो है, उसे पता है वो बेच के खा जाएगा, दारूड़िया है। और पोता पोती अभी हुए नहीं और खुद मरने वाला है, क्या करें? पोता पोती है ही नहीं, किसके नाम करा दे? अनबॉर्न चाइल्ड के लिए ट्रांसफर, सेक्शन 13 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। आप क्या कर सकते हैं? एक्स ने कोई एक भाई नाम का एक सज्जन आदमी था, उसके नाम प्रॉपर्टी करवा दी एक बार के लिए, और कहा ये प्रॉपर्टी मेरे जो पोता होगा, है ना, जेड नाम का पोता या पोती जो भी होगा, उसके 18 वर्ष तक होने तक ये तेरे पास रहेगी। वो 18 का होगा तो ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो जाएगी? कुल मिला के एक्स ने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर किसे की है? जेड को ही। वाई तो केवल क्या है? एक मीडिएटर है बीच में। ये एक लिमिटेड ऑनर है। लिमिटेड ऑनर मतलब कब तक है ये ऑनर? जब तक जेड पैदा हो जाए और वो 18 वर्ष का ना हो। इसने किसी को एक्नॉलेज कर दी उस प्रॉपर्टी में कोई राइट के लिए, तो क्या इस पे फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, यही लिखा है। इधर देखिए, संपत्ति के किसी परिसीमित स्वामी द्वारा, यानी ये कौन है? लिमिटेड ऑनर है, जो हिंदू विधि से शासित हो या उसके समय प्राधिकार द्वारा किसी दायित्व के बाबत हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति या किया गया संदाय, ऐसे दायित्व को उत्तराधिकार में पाने वाले उत्तरभोगी के विरुद्ध, उत्तराधिकार कौन पाएगा? इसके पास आएगा ना, उसके विरुद्ध यथास्थिति विधि मान्य या अभिस्वीकृति या संदाय होगा। क्लियर? इसे साधारणतः ऐसा भी माना जाता है कि मान लीजिए किसी के एक सही एग्जाम्पल इसका और मैं देना चाहूँ तो, इसमें आप कंफ्यूज होते हो तो, ये तो एक्सट्रीम हो गया। पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपके दादाजी की प्रॉपर्टी है, उसमें क्या आपके पिताजी उसे बेच के खा सकते हैं? आपको देनी ही पड़ेगी। पिताजी ने जो खुद प्रॉपर्टी कमाई है वो चाहे उसे दे दें। समझिएगा इस बात को, जिसे नहीं पता वो जान ले। दादाजी ने आपके ने खुद ने जो प्रॉपर्टी कमाई है वो जीते जी जिसे चाहे दे सकते हैं, पर वो चले गए, उनकी प्रॉपर्टी जो पिताजी के पास आई, पिताजी जिसे चाहे नहीं दे सकते हैं।
वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे किसी का राइट अकेले का नहीं होगा, जितने लोग हैं उनका होगा। यानी आप 2 बच्चे हैं तो वो दादाजी जो प्रॉपर्टी आई है उस पर आपका भी पूरा पूरा हक है। उन्होंने, पिताजी ने खुद जो कमाई है वो उनकी है, वो चाहे तो बाढ़ में फेंके, वो चाहे तो एक बेटी को ही दे दें, वो चाहे तो नौकर को दे दें, पर जो दादाजी से उनके पास प्रॉपर्टी आई है वो ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर? पर एक बार के लिए उस प्रॉपर्टी के ओनर कौन है? जो पूर्वजों से आई है, जब तक दादाजी जिंदा है या जब तक पिताजी जिंदा है वही है। उन्होंने उस प्रॉपर्टी पे कोई लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर ली, उसमें कोई एक्नॉलेजमेंट दे दी या पेमेंट कर दिया, तो क्या आपके विरुद्ध वो है टाइम पीरियड बढ़ेगा? जी हाँ बढ़ेगा, ये कहना चाह रहा है। समझ गए? वो पिताजी और दादाजी क्या है? केवल एब्सोल्यूट ऑनर है क्या? नहीं। क्या है? क्यों? एब्सोल्यूट होते तो मतलब क्या होता? वो जो चाहे प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हैं क्या? नहीं, वो केवल क्या है? लिमिटेड ऑनर। और ये प्रॉपर्टी उत्तराधिकार में किसके पास आनी है? आपके पास आनी है। तो इन्होंने उस प्रॉपर्टी के संबंध में किसी लाइबिलिटी का क्या कर दिया? एक्नॉलेज कर दिया या पेमेंट कर दिया, तो उससे जो लिमिटेशन बढ़ी वो आपके विरुद्ध काम में ली जाएगी क्या? ऑफ कोर्स ली जाएगी। क्लियर? मान लीजिए वो जो प्रॉपर्टी आई उस पर किसी का चार्ज था, किसी ने पैसे उधार दे रखे थे आपके दादाजी को, ठीक है ना, तो वो प्रॉपर्टी पे चार्ज था 10,000 रुपये का। इस बात को आपके पिताजी ने एडमिट कर लिया, हाँ भाई 10,000 का चार्ज बनता है, या 1,000 रुपये पेमेंट दे दिए, तो जो लिमिटेशन बढ़ी वो आपके विरुद्ध भी काम में ली जाएगी। क्लियर? Where a liability has been incurred by or on behalf of a Hindu undivided family, HUF, as such an acknowledgement payment made by or duly authorized agent or manager of the family for the time being shall be deemed to। तो सिंपल सी बात है, आपके HUF के कर्ता ने कोई एक्नॉलेजमेंट दे दी है, टाइम नहीं बढ़ेगा क्या? HUF का कर्ता जान गए, ये पूरी फैमिली का बिजनेस है, उसमें कोई लाइबिलिटी आपके दादाजी जो मामला संभाल रहे हैं पूरा करता है HUF के, उन्होंने कोई लाइबिलिटी एक्नॉलेज कर ली, तो जिस दिन एक्नॉलेज करी उस दिन से समय नया शुरू हो जाएगा। वो समय आपके विरुद्ध भी होगा, आया नहीं, पूरी फैमिली के विरुद्ध नया समय शुरू हो जाएगा, क्योंकि वही पूरा संभालते हैं। थोड़े से दिमाग में आपके ऐसे लग रहा है प्रेशर ज़्यादा हो गया है, रुकूं क्या? आ रहा है समझ? कुछ ऐसा है जो बीच में रह गया? पक्का? या ऐसे ही नाड़े हिला रहे हो? और एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं इन्हें, आपको हो तो और डीप जाके एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ठीक है, सेक्शन 21 क्या कहता है सर? चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं।